What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टेल और फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज है 4 जनवरी। देखते ही देखते आप लोगों के सामने इस साल का चौथा दिन आ चुका है। अब तक के 3 दिन जो हैं वो आप लोगों ने कैसे एंजॉय किए हैं अपनी लाइफ के, उसके बारे में जरूर बताना। और आज का दिन आप लोग कैसे टारगेट करके चल रहे हैं कि आज का दिन आप लोगों ने कैसे यूटिलाइज करना है, क्या इसका प्लान आप लोगों ने बनाया है? अगर बनाया है तो जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और आने वाले टाइम को भी आप लोग कैसे यूटिलाइज करना चाहते हैं उसका भी प्लान आप लोग बनाकर रखिएगा। क्योंकि अगर आप लोगों के हाथ में एक प्लान होता है ना, तो फिर जिंदगी को आप लोग सही तरीके से आगे लेकर चल पाते हैं। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है कि आप लोगों को पता हो कि आप लोगों को कहां जाना है। तो फिर जैसे कि आप लोग गाड़ी में गूगल मैप लगाते हैं, आराम से चलते चले जाते हैं ना, इसी तरीके से जिंदगी का जो गूगल मैप होता है वो होता है आप लोगों का प्लान। वो आप लोगों को आसानी से आगे बढ़ने में हेल्प करता है। तो प्लान हमेशा बनाइए अगर जिंदगी को एक सही डायरेक्शन में लेकर आप लोग चलना चाहते हैं। आज का जो लेक्चर मैं स्टार्ट करूंगा एक पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में। मैप बेस्ड लोकेशन भी आप लोगों की कवर हो जाएगी। इसके बहाने से बात की जा रही है कि पृथ्वी पर सबसे ठंडा इलाका कौन सा है जहां पर इंसान रहते हैं। देखिए यहां पर आप लोग समझ सकते हैं, एक पलक पर अगर पानी जो होता है ना, जो आंखों की पलक होती है, वो पानी तक जम जाए तो ये है यहाँ पर ओमियोकोन। तो एग्जैक्ट लोकेशन में आप लोगों की दिखाता हूं एक बार। यहाँ पर कहां है ये जगह आप लोगों को देखने को मिलेगी रसिया के अंदर। रसिया के अंदर एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। ये है वो पर्टिकुलर इलाका। आप लोग देखते हैं यहाँ पर घर हैं, देख रहे हैं आप लोग थोड़े थोड़े यहाँ पर बेसिकली घर हैं यहाँ पर सब जगह आसपास में, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो ये वो इलाका है जहां पर लोग रहते हैं। इवन यहाँ पर जनता जो है अपनी जिंदगी जो है एंजॉय करती है। और ये नहीं कि कोई गरीब तबका है सोसाइटी का, ऐसे ही काफी अच्छे खासे मतलब कि एक रईस फैमिली आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी जो ये पर्टिकुलर एरिया है। यहाँ पर ये जो एरिया है, एक बार ऐसा माना गया कि लगभग 96 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर यहाँ पर पहुंच गया था। यहाँ पर 1924 में इतना ज्यादा नीचे, जीरो से आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर 96 डिग्री बिलो जीरो, यानी कि -96 की बात यहाँ पर कर रहा हूं। ठीक है, अभी मैं बैठा हूं यहाँ पर, मतलब टेम्परेचर जो अभी आसपास में अगर एनसीआर वाले रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेगा तो आप लोगों को लगभग 10-11 डिग्री का टेम्परेचर है। और मैं पेन जो है वो ढंग से नहीं चला पा रहा हूं अभी। ठीक है, मेरे पैर जो है वो ठिठुर रहे हैं, मैं टेबल चेयर पर बैठकर पढ़ा रहा हूं। तो ये है मतलब 10-11 डिग्री टेम्परेचर का काम। ये फिर आप लोग 7-8 डिग्री टेम्परेचर पर भी आप लोग बोल सकते हैं। सोचिए जहां -90 डिग्री यानी कि 96 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, वहां पर इंसानों की हालत क्या होती होगी। तो ये है असलियत में जिसको ठंड कहते हैं। तो ये जिसको असली ठंड का मजा लेना है तो वो यहाँ पर जाए, सारी ठंड आप लोगों को देखने को मिल जाएगी कि किस लेवल की ठंडी होती है। ठीक है, तो ये लोकेशन आप लोग याद रखते हैं, ये है रसिया के अंदर। अच्छा, अगर आप लोगों से पूछूं अगर दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होती है, अगर इसके बारे में मैं आप लोगों से पूछूं तो आप लोगों को लोकेशन बतानी है एग्जैक्ट कि कहां पर आज के डेट में दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिलती है, वो लोकेशन कहां पर है। इंटरेस्टिंग है, जानोगे तो आप लोगों को मजा आएगा जानने में। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले जैसे मैंने बताया था, कई सारे बच्चे जो है वो मैसेज सेंड करते हैं जब सिलेक्शन होते हैं। तो एक और हमारे फैमिली मेंबर का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, ये बीपीएससी के अंदर में। ठीक है, तो बिहार का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके अंदर इनका सिलेक्शन हुआ। तो ये असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर की पोस्ट इनको मिली है। तो यहाँ पर काफी अच्छा लगा जब आपने इस तरीके से ये मैसेज सेंड करते हैं। तो यहाँ पर जो भी सेंड किया गया है, इनका नाम है अनिमेश। तो कॉन्ग्रेचुलेशन डियर पूरी एसएलवी फैमिली की साइड से। और इंटरेस्टिंग बात ये देखिए कि 2017 से ये यहाँ पर फैमिली के साथ में जुड़े हुए थे। तो यार अगर आप लोग लाइफ में रियलिटी में आप लोग कुछ अचीव करना चाहते हैं ना, तो कॉन्टिन्यूअसली आप लोगों को लगा रहना पड़ेगा। क्योंकि जहां पर आप लोग ढीले पड़ जाओगे वहां पर सामने वाला बाजी मारकर निकल जाएगा। तो ये बेसिक पर्पज मेरा यही रहता है कि आप लोग मोटिवेट हो इन सब चीजों से। और यहाँ पर इनके द्वारा एक बात लिखी गई है जो मुझे बड़ी प्यारी लगती है। यार देखो, मिलना तो यार देखो मुझे है, मैंने बोला ना कम से कम जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं एसएलवी फैमिली के, मैं उनसे जरूर मिलूंगा। और जो भी आप लोग मेल लिखते हैं ना, वो मेल में सेव करके रख लेता हूँ। ये फ्यूचर के लिए जब भी सिस्टम जो है थोड़ी पैटर्न में आएंगी, जब भी मेरा कुछ ऐसा हिसाब बनेगा कि मैं आप लोगों से मिल सकता हूँ, ऐसा कोई मीटअप कर सकता हूँ, तो सबसे मिलूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो यार जिंदगी छोटी सी है, इतना तो कम से कम ख्वाहिश ही तो पूरी करके जाएंगे, टेंशन मत लेना। ओके, तो ये काफी अच्छा लगा मुझे। तो इस तरीके से देखिए आप लोग जरूर कोशिश किया करो कि अगर अपना लगे रहना है, कुछ भी हो जाए छोड़ना नहीं है, अपने टारगेट को अचीव कर ही रहना है। तो ये आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन का सोर्स भी होना चाहिए। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक ओवरव्यू लेंगे आज के एडिटोरियल का, और इसके बाद में फिर हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। आज का न्यूज एनालिसिस, पहले हम लोग एडिटोरियल देखेंगे और फिर आप लोगों के सामने आएगा न्यूज एनालिसिस। तो पूरा पैटर्न में पूरा न्यूज़पेपर कंप्लीट डिस्कस करूंगा, कोई भी पॉइंट आप लोगों का छूटने वाला नहीं है। तो अच्छे से सुनिएगा। इसी के साथ में एक आर्टिकल आप लोगों को पढ़ने के लिए दूंगा, वो आर्टिकल जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो एसएलवी पीडिया नाम से जो मैंने बोला था ना आप लोगों के लिए, जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, तो वहां पर पोस्ट करूंगा। सी सेट में बहुत फायदा पहुंचाएगा, एक आर्टिकल डेली आप लोगों को पढ़ना है।
आइए पहले बात करते हैं, यहां पर बात की जा रही है अभी रिसेंटली एक फायरवर्क इंडस्ट्री थी, तो वहां पर अभी आग लगी, तो उसकी वजह से यहां पर काफी सारी कंडीशन जो है बुरी देखने को मिली। इसके बारे में मैं बेसिक तरीके से बताऊंगा कि जब आग लगती है तो क्या सिचुएशन देखने को मिलती है, और हमारी कंट्री में जो बिल्डिंग सेफ्टी के बारे में कोई आप लोगों से बात करें तो आप लोग वहां पर क्या क्या चीजें लिख सकते हैं। तो आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ से भी मैं यहां पर इसको लेकर चलूंगा, ठीक है। देखिए कुछ भी चीजें आप लोगों को पढ़नी है ना, इस तरीके से पढ़ो कि आप लोग एक तरीके से अपना प्रीलिम्स निकाल सको, मेंस निकाल सको और इंटरव्यू निकाल सको, और वो सारी चीजें अगर आप लोगों को करनी है तो एडिटोरियल सबसे बेहतरीन चीज होती है उस चीज के लिए। तो एडिटोरियल नहीं छोड़ना है, कोई भी चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीजें खासकर कवर करनी है, ठीक है, खासकर जो न्यूज में रहती है। ओके, इसके बारे में जानेंगे। इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में यहां पर बात की जा रही है, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। ये वाला सॉरी ये वाला आर्टिकल है, ठीक है, गलती से ऊपर पहुंच गया। ओके, और दोनों ही गलती हो गई, ये नीचे वाला है फायर सेफ्टी वाला वो ऊपर वाला तो बेचारा कोविड-19 का सीधा साधा सा आर्टिकल है कि दवाइयां ववाइयां मिल रही हैं भाई साहब ले लो, और यहाँ पर गवर्नमेंट को भी प्रॉपर चीजों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अभी जितने सारे केसेस आ रहे हैं उसमें मैक्सिमम केस आप लोगों को ओमिक्रॉन के देखने को मिलेंगे। तो 18 जो यहाँ पर 15 से लेकर 17 साल के जो अभी यहाँ पर बच्चों के लिए दवाइयां स्टार्ट की गई है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए। इसके चलते यहाँ पर नई नई वैक्सीन जो है उनको भी अच्छे से यहाँ पर इंप्लीमेंट करना चाहिए कि उनका जो साइंटिफिक डेटा है वो आ रहा है नहीं आ रहा है, वो सब बातें हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग इग्नोर कर सकते हो, पर ये वाला आर्टिकल शानदार तरीके से मैं डिस्कस करने वाला हूं, अच्छे से समझेंगे पूरा डिटेल में पूरा आर्टिकल, ठीक है। ये जो ऊपर वाला आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसमें देखिए कई सारी चीजों के बारे में मिक्स जिक्र किया गया है, पर जो मेन थीम लेकर यहाँ पर चले हैं वो है ह्यूमन राइट, ठीक है। तो ह्यूमन राइट खासकर माइनॉरिटी के खिलाफ जो भी आज के में सोसाइटी में कुछ गलत चीजें देखने को मिलती हैं, तो क्या क्या प्रोविजन यहाँ पर है अगर बात करें उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एक बेसिकली स्टैटिक पोर्शन आप लोगों का अच्छा कवर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप लोगों से कल को कोई ह्यूमन राइट के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है तो मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि हमारे संविधान में उसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, कहां पर, इसी के साथ में इंटरनेशनल लेवल पर कौन से रूल और रेगुलेशन है उनसे रिलेटेड। तो ये पूरा आर्टिकल आप लोगों का बड़ा ही बेहतरीन आर्टिकल बन जाएगा। इनके द्वारा तो कुछ बातें ऐसी डिस्कस की गई जिस तरीके से हमारी कंट्री में अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा काफी बड़ा फोकस दिया गया, इसी के साथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा भी फोकस दिया गया इन सब चीजों के ऊपर। बाकी वो सारी चीजों के साथ में मैं आप लोगों को जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताऊंगा वो काफी बेहतरीन होने वाली है, ठीक है। ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल ऐसा है कि ऐसे आर्टिकल कई बार अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखे होंगे अगर रेगुलर आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट हैं। आज की डेट में सोसाइटी में एक तो बात की जाती है साइंस की और दूसरी बात की जाती है स्यूडो साइंस की, साइंस वर्सेस स्यूडो साइंस। तो ये ऐसा एक आर्टिकल है जिसके बारे में आप लोगों से इवन ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मैं कई सारी बातें बताऊंगा आप लोगों को साइंस वर्सेस स्यूडो साइंस के बारे में कि क्या होता है छद्म विज्ञान, उसके बारे में हम लोग जानेंगे और कई सारी इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों को जानने को यहाँ पर मिलेगी। तो समझेंगे इस आर्टिकल को भी, क्योंकि इस तरीके के आर्टिकल से आप लोगों को आंसर राइटिंग में क्वेश्चन भी आ सकता है। रीजन क्या है? रीजन यहाँ पर यह कि अभी रिसेंटली कोविड-19 के टाइम पर बहुत सारी ऐसी फालतू की बातें सामने निकल कर आई कि नींबू की दो बूंद जो होती है नाक में डालो तो कोविड-19 भाग जाएगा। तो वो सारी फालतू की चीजें होती हैं, अनसाइंटिफिक चीजें होती हैं जिनके बारे में बातें की जाए सोसाइटी में तो एक तरीके से और ज्यादा फेक न्यूज टाइप की चीजें फैलती हैं। तो वो सब चीजें हैं, ठीक है। ये वाला आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। बेसिकली तिगड़म के बारे में बात की जा रही है। तिगड़मबाजी सुना आप लोगों ने शब्द तिगड़मबाजी, किस किसने सुना है? तो यहाँ पर तिगड़मबाजी तीन चीजों की, एक तो है एनजीओ, दूसरी है गवर्नमेंट और तीसरी है कॉर्पोरेट हाउस। अगर तीनों मिलकर ढंग से काम करेंगे तो एक शानदार कॉम्बिनेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा जिससे चीजों को आगे लेकर चला जा सकता है। पर लेकिन दिक्कत क्या देखने को मिलती है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा काफी अच्छे से, आप लोग सुनकर उस चीजों को अंडरस्टैंड करोगे तो आंसर राइटिंग में भी आप लोगों को हेल्प मिलेगी और अगर आगे चलोगे तो इन सब चीजों को और अच्छे से आप लोग समझ पाओगे, ठीक है। तो बेस भी आप लोगों को यहाँ पर तैयार होगा। जो नीचे वाला ये साइड में आर्टिकल है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली तमिलनाडु के बारे में, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स के बारे में जिक्र कर रहे हैं। इस आर्टिकल को आप लोग इग्नोर कर सकते हो कंप्लीटली, कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये वाला जो डेटा पॉइंट है, ये डेटा पॉइंट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है जो मुझे लगा पर्सनली, थोड़ा सा शेयर करता हूं आप लोगों के साथ में। आज की डेट में अगर आप लोगों से पूछा जाए कि गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च क्या किया गया, अगर जनवरी 1 से लेके यहाँ पर दिसंबर 19 तक मैं आप लोगों से बात करूं यहाँ पर, तो इनके द्वारा डेटा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। सबसे ज्यादा जो सर्च की गई चीज है इंडिया के अंदर अगर बात करेंगे तो वो है यहाँ पर इंडियन प्रीमियर लीग। गूगल के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो गूगल जो ट्रेंड होता है उसके थ्रू यहाँ पर ये चीजें बताई जाती है, इसके थ्रू यहाँ पर ये चीजें बताई गई कि इंडियन प्रीमियर लीग जो है जो मोस्ट सर्च टॉपिक है इंडिया के अंदर में, ठीक है। इसके बाद में फिर आप लोगों को यूरो कप देखने को मिलेगा, ये भी काफी लार्ज स्केल पर गूगल के अंदर सर्च किया गया। यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है कोपा अमेरिका, ठीक है। तो कोपा अमेरिका जो यहाँ पर सर्च किया गया काफी लार्ज स्केल पर, ये सिमिलरली है यूरोप कप की तरीके से आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक जो है वो काफी लार्ज स्केल पर सर्च किया गया 5वें नंबर पर, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करेंगे 9वें नंबर पर सबसे ज्यादा जो सर्च पर्सनैलिटी है ये है नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा को सर्च किया गया, ये समझ में आता है, एप्रिशिएट करने लायक बात है कि हाँ सर्च भी करना चाहिए भाई साहब, गोल्ड मेडल जीता है, ऐसे ही थोड़ी ना होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज लगी मुझे, आर्यन खान, इसको सर्च किया गया 10वें नंबर पर सबसे ज्यादा। समझ रहे हैं कि लोगों को किन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट आज की डेट में। मतलब आर्यन खान जो है शाहरुख खान का बेटा, यहाँ पर अभी हमारी कंट्री में नार्कोटिक जो केस के अंदर फंसा था, तो उसमें यहाँ पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया। तो इससे पता चलता है कि लोगों की पर्सनल लाइफ के अंदर लोगों का कितना इंटरेस्ट है, ये आप लोग चीजें यहाँ पर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सर्च इंजन में और कई सारी चीजें आई, जैसे कोविड-19 की वैक्सीन नियर बाय मी, ये सर्च किया गया काफी लार्ज स्केल पर। ऑक्सीजन सिलेंडर नियर बाय मी, कोविड-19 टेस्ट नियर बाय मी, इसी के साथ में सिटी स्कैन नियर बाय मी, ठीक है। तो ये सारे रेस्टोरेंट नियर बाय मी, ड्राइविंग स्कूल नियर बाय मी, फास्टैग नियर बाय मी, तो ये काफी ज्यादा सर्च किए गए। इसी के साथ में यहाँ पर हाउ टू रजिस्टर कोविड-19 वैक्सीन, हाउ टू डाउनलोड वैक्सीन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड आधार कार्ड को कैसे लिंक करें, ये सारी भी चीजें काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर सर्च की गई। इसी के साथ में यहाँ पर कई सारी और चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, जैसे जय भीम मूवी बहुत ज्यादा सर्च की गई, ठीक है। बेल बॉटम के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर सूर्यवंशी, अब भी सर्च कर रहे हैं लोग सूर्यवंशी, क्या करोगे उस मूवी के साथ में, तो ये भी बातें यहाँ पर बताई गई, ठीक है। और भी कई सारी चीजें पर्सनैलिटी के बारे में, नीरज चोपड़ा, आर्यन खान, शहनाज गिल देखा अभी आप लोगों ने कितना लार्ज स्केल पर सर्च किया गया। तो यहाँ पर अगर बात करें, राज कुंद्रा को सर्च किया गया, इलॉन मस्क को सर्च किया गया, विकी कौशल, कैटरीना कैफ को यहाँ पर, इसी के साथ में सुशील कुमार को सर्च किया गया, क्योंकि उनके ऊपर चार्ज लगे थे जो रिसेंटली अभी हम लोगों ने देखे। तो ये सारी चीजें, तो यहाँ से आप लोगों का इंटरेस्ट समझ सकते हैं कि लोग जो है वो आज की डेट में मैक्सिमम चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। किसी पर्टिकुलर पर्सनल लाइफ में तो इतना ज्यादा इंटरेस्ट रहता है जिसकी कुछ नहीं है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, विकी कौशल क्या चल रहा है। जबकि मुझे हैरानी पता है किस चीज की रही यहाँ पर, जो मैंने देखा कि जो 8 सबसे टॉप इंसानों को सर्च किया गया है, तो उसमें मुझे सबसे जो एक हैरानी वाली चीज देखने को मिली, हो सकता है आप लोगों ने वो चीज फील ना की हो, तो वो है बिपिन रावत साहब, ठीक है। तो बिपिन रावत साहब का जो है वो यहाँ पर सर्च इंजन में अगर बात करेंगे, मुझे नाम देखने को नहीं मिला। नॉर्मली अगर बात करें तो ये थोड़ी सी मुझे लगी यहाँ पर, बाकी तो और सब चीजें चली रही हैं। हो सकता है डेटा थोड़ा पुराना भी है, ये भी बातें आप लोग बोल सकते हैं, पर लेकिन फिर भी चलो आगे देखेंगे, आगे भी तो डेटा आएगा, आगे देखते हैं क्या चीजें प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। मैं एडिटोरियल के ऊपर बढ़ने से पहले एक छोटा सा आर्टिकल आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा। ये फ्रंट पेज के ऊपर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। आज चाइना के द्वारा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, एक ब्रिज का किया जा रहा है, क्या कर दिया गया है, ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं। ये ब्रिज का कंस्ट्रक्शन आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये सैटेलाइट इमेज यहाँ पर आप लोग को देखने को मिली। तो इसके चलते यहाँ पर पता चला कि ऐसा कुछ ब्रिज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये जो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ये है पेंगोंग लेक। पेंगोंग लेक आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है यहाँ पर एग्जैक्ट पेंगोंग लेक, ठीक है। तो इसके ऊपर यहाँ पर ब्रिज बनाने की कोशिश चाइना के द्वारा की जा रही है कि मतलब कर रहे हैं, लगे हुए हैं पूरी तरीके से। तो ये हरकतें अभी जो यहाँ पर देखने को मिल रही है, इसके चलते आने वाले टाइम में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा और ज्यादा इशू दोनों कंट्री के बीच में आप लोगों को निकल कर आते हुए नजर आएंगे। तो ये पेंगोंग लेक आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखेगा। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों का यहाँ पर बन चुका है ऑलरेडी, यूपीएससी में प्रीलिम्स में पूछा गया था ग्लेशियर के बारे में, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। तो पेंगोंग सो लेक भी बोलते हैं यहाँ बेसिकली, पेंगोंग लेक जो है यहाँ पर, ये कुछ पोर्शन आप लोगों का इसका इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा और मैक्सिमम पोर्शन इसका जो है वो चाइना के अंदर नजर आएगा। तो यहाँ पर जो हमारी कंट्री के अंदर पोर्शन है उसको भी हड़पने के चक्कर में रहते हैं। और ये है बेसिकली जो एरिया है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्री है, जो यहाँ पर चाइना के द्वारा हमारा जो एरिया हथियाया गया है, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो यहाँ पर ये हरकतें इनके द्वारा अभी यहाँ पर की जा रही है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में। जो यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि कल को चलकर हर तरीके से जो इंडिया को जो है वो घेरा जाए। कल को अगर यहाँ पर ये ब्रिज बनकर तैयार हो जाता है और इनको अपने ट्रूप्स लेकर यहाँ पर आना है जल्दी से, तो उसके चलते यहाँ पर बहुत ही जल्दी यहाँ पर इनका जो ट्रूप्स मूवमेंट है या फिर कोई इक्विपमेंट है, अपनी जो भी चीजें इनको लेकर आनी है, वो सारी जल्दी ही यहाँ पर ये पहुंचा देंगे। तो यानी कि हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से ध्यान रखते हुए हम लोग को इन मुद्दों पर फोकस लेकर चलना चाहिए। और अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों से एक आर्टिकल डिस्कस किया था, यहाँ पर अभी मुद्दा क्या चल रहा है। अगर इंटरेस्टिंग बातें मैं आप लोगों को बताऊं इंडिया और चाइना के बारे में, आज की डेट में आप लोग ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो चाइना हमारे सर पर बैठा हुआ है, कुछ टाइम पहले तक जब तक इसने तिब्बत अपने हाथ में नहीं लिया, तब तक चाइना का बॉर्डर भी हमारे साथ में टच नहीं करता था। यानी कि जो आज के डेट में हमारे साथ में टच करता है ना, वो करता है तिब्बत वाला पोर्शन। और ये तिब्बत जो है वो चाइना के द्वारा हथियाया गया। तो ये जो चाइना के द्वारा तिब्बत हथियाया गया, उसके बाद में चाइना जो है वो हमारे कांटेक्ट में आया। सोचो अगर यहाँ पर तिब्बत जैसी कोई कंट्री होती तो इधर नेपाल हो जाता, इधर तिब्बत होता, आराम से एक बफर जोन बना रहता बीच में, और चाइना जो है वो हमसे कोसों दूर रहता। पर लेकिन यही है कि चीजें जो है वो सही नहीं थी, इसलिए सिचुएशन जो है खराब हो गई। और अभी यहाँ पर ये तिब्बत को बेसिकली बोलता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो सदर्न तिब्बत का पार्ट है, यानी कि जो साउथ तिब्बत था उसका पार्ट था अरुणाचल प्रदेश। तो हम लोगों ने तिब्बत अगर हड़पा तो हमने अब यहाँ पर इसको हम लोग अरुणाचल प्रदेश को भी हड़पेंगे। तो
तो ये ऐसी हरकतें चाइना की भी देखने को मिलेगी। इसी के चलते चाइना के द्वारा क्या किया गया, कई सारे ऐसे गांव हैं जो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर बसा दिए हैं, मतलब छोटे छोटे आसपास वाले बॉर्डर में। इससे क्या रहता है, इससे ये रहता है कि अगर लोग रहेंगे तो पता रहेगा कि हाँ लोग रहते हैं यहाँ पर, तो इससे हम लोग क्लेम कर पाएंगे कि ये हमारा एरिया है। तो ये बदतमीजी वाली हरकतें चाइना के द्वारा की जाती है। हमारी कंट्री में अरुणाचल प्रदेश के अंदर कई सारे ऐसे एरिया हैं जिनका नाम चाइना के द्वारा चेंज कर दिया गया है। आप लोग ये बोलेंगे क्या चाइना ऐसे चेंज कर सकता है? जी हाँ, कोई भी कंट्री अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकती है, पर लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर इनको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा कोई, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर अगर रिकॉग्नाइज करना है तो प्रॉपर वे में यहाँ पर जो यूएन की जो टीम होती है उसके पैटर्न के थ्रू यहाँ पर चीजें होती है, वो आकर यहाँ पर पूछेंगे अगर कोई ऐसा डिस्प्यूटेड एरिया है कि कौन यहाँ पर क्या है, तब जाकर रिकॉग्नाइज करेंगे। हमारी कंट्री में क्या रिएक्शन निकल कर आई यहाँ पर, तो हमारी कंट्री में जो रिएक्शन आई वो ये हुई कि चाइना पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका है यहाँ पर लगभग 2017 के टाइम पर, तो ये इसकी बदतमीजी चलती रहती है। तो ये कुछ बातें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली। तो बेसिक चीजें हैं, इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ, चाइना का जो बॉर्डर है आज के डेट में लगभग 14 कंट्री के साथ में टच करता है। ठीक है, चाइना का अगर बॉर्डर आप लोग देखेंगे आसपास में लगभग 14 कंट्री के साथ में टच करता है, पर लेकिन इंटरनेशनल बाउंड्री का इसका इशू पता है कितनी कंट्री के साथ में? 18 कंट्री के साथ में इसकी लड़ाई चल रही है, समझ रहे हो? 14 कंट्री के साथ में हमारा बॉर्डर टच कर, मतलब चाइना का बॉर्डर टच कर रहा है और 18 कंट्री के साथ में इसकी लड़ाई है। आप लोग बोलोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा इस तरीके से पॉसिबल है क्योंकि चाइना का जो साउथ चाइना सी है उसमें कई सारी कंट्री ऐसी है जो लैंड बाउंड्री इसके साथ में टच नहीं करता है चाइना, पर लेकिन फिर भी बदतमीजी पूरी देखने को मिलती है। जितनी आसपास वाली कंट्री जैसे फिलीपीन हो गया, वियतनाम हो गया, तो इनके साथ में भी इसकी झड़प चलती रहती है। तो अभी जो इसने पॉलिसी अपनी नई इंप्लीमेंट की है चाइना ने, तो ये माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में चाइना का जो बदतमीजी है वो और ज्यादा बढ़ने वाली है। और चाइना की इन बदतमीजी को ध्यान में रखते हुए आप लोग को ये देखने को मिलेगा कि आने वाले टाइम में इसके चलते और ज्यादा इरिटेशन आसपास वाले एरिया में देखने को मिलेगी। यानी कि साउथ चाइना सी को चाइना बोलता है कि पूरा मेरा सी है, कोई उसको टच भी नहीं कर सकता, तो ये हरकतें बोलता है। तो उसके चलते ये बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में इशू जो है वो आप लोगों को और ज्यादा लार्ज स्केल पर बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर आप लोगों को ऐसी चीजें हरकतें जो है यहाँ पर जब और ज्यादा बढ़ेंगी, तो इंडिया के साथ में खासकर एक तो यहाँ पर लद्दाख वाले रीजन में, और दूसरा आप लोगों को हरकतें देखने को मिलेगी बेसिकली यहाँ पर जो हमारे अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में। तो यहां से अभी कई सारी चीजें निकल कर आएगी। क्यों? क्योंकि 1 जनवरी 2022 से चाइना का नया सीमा कानून जो है वो लागू हो गया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग यहां पर देखिएगा, ठीक है। तो इसके बारे में आर्टिकल डिस्कस करूंगा, और भी कई सारे आर्टिकल आएंगे, और इसके बारे में एक आर्टिकल हो सकता है मैं आज शाम को आप लोगों का डिस्कस करूं, जो शाम को वीडियो नहीं आती 8:30 बजे हमारी नैनो मैगजीन वाली, तो उसके अंदर एक आर्टिकल में डिस्कस करूंगा, उसमें और डिटेल में मैं आप लोगों को चीजें बताऊंगा, और फिर यहाँ पर एडिटोरियल आएगा ही इन सब चीजों से रिलेटेड, तो उसमें हम लोग अच्छे से और चीजें कवर कर लेंगे, ठीक है। पर लेकिन बेसिक चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, तभी आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो ये मुझे लगा एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों को इसके बारे में शेयर करूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इन क्वेश्चन को आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। अभी हम लोगों ने बात की थी पुदुचेरी के बारे में, तो आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है पुदुचेरी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर पुदुचेरी का जो ये नाम है वो आंध्र प्रदेश के अंदर में, कराईकल है तमिलनाडु के अंदर में, और मेही है कर्नाटक के अंदर में। सही आंसर क्या है यहाँ पर आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में जो एक और क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है, देखिए क्वेश्चन की संख्या जो आप लोगों को ऐसा नहीं कि ही रहेंगे, आगे बढ़ेंगे भी, टेंशन मत लीजिए, अच्छे से अटेम्प्ट करते रहिए। इंडियन आर्मी के द्वारा सेटअप की गई यहाँ पर भी क्वांटम कंप्यूटिंग लेबोरेटरी, तो ये कहां पर सेटअप की गई है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब या फिर JNK, ये आप लोगों को बताना है। एक और क्वेश्चन चलिए आप लोग यहाँ पर बात की जा रही है, यहाँ पर नंदनकनन, ये जूलॉजिकल जो पार्क है, ये अभी रिसेंटली न्यूज में था पेंगोलिन की वजह से, ये कहां पर लोकेटेड है आप लोग को ये बताना है। वेस्ट बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर उड़ीसा के अंदर में। तो ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को देना है। बाकी जो क्वेश्चन कल पूछे थे उनका आंसर मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों का कंप्लीट जो साल है वो आप लोगों को कंप्लीट हो गया है, तो इसी के साथ में कंप्लीट साल की एक कंप्लीट दिसंबर की वीडियो आप लोग यहाँ पर आ चुकी है, जिसमें पूरे साल जो पूरा मंथ का करंट अफेयर आप लोगों को यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाएगा। तो कई सारे बच्चे ऑलरेडी देख चुके हैं, आप लोग भी इसको देख सकते हैं। इससे आप लोग का काफी अच्छे लेवल पर एक रिवीजन हो जाता है, जो आप लोग रिवीजन के लिए बोल रहे होते हैं, तो महीने का पूरा रिवीजन हो जाता है। बाकी कोशिश किया करो कि खुद से एक रिवीजन आप लोग किया करो, उससे क्या रहेगा, लंबे समय तक चीजों को याद रख पाओगे, ठीक है। एक अभी कमेंट पढ़ रहा था, मुझे बड़ा ही मतलब सुनकर हैरानी हुई। एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि सर आज की डेट में मैं जो है यूट्यूब पर लगभग 8 से 10 घंटे बिताता हूँ, अपने आप को बर्बाद करके बैठ जाओगे, ठीक है, अगर इस तरीके की हरकतें करते हुए आप लोग नजर आओगे। देखिए आज की डेट में ना, अगर आप लोग अपने टाइम को ढंग से यूटिलाइज करना नहीं जानते हैं, तो फिर कैसे चीजों को आप लोग लेकर चल पाओगे आगे, ये तो बताइए। आप लोग के पास में लिमिटेड टाइम है, और अगर यूट्यूब के ऊपर आप लोग इतना टाइम बिताएंगे, तो आप लोग कैसे चीजों को आगे लेकर चल पाएंगे। मुझे लगता है 2 से 2.5 घंटे से ज्यादा आप लोग को यूट्यूब पर नहीं बिताना चाहिए, मैक्सिमम 3 घंटे, इससे फालतू आप लोग को यूट्यूब पर नहीं देना चाहिए। अगर रियलिटी में आप लोग देना चाहते हैं, तो इससे फालतू टाइम जो है अगर आप लोग यूट्यूब पर देंगे, तो फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी। आखिर ऐसा क्यों बोलता हूं मैं? देखिए आप लोग एक पैटर्न नहीं समझते हमेशा, जब तक आप लोग एक पैटर्न नहीं समझेंगे आप लोग की पढ़ाई नहीं चलेगी। आप लोग एक बात समझिएगा यहाँ पर, जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आप लोग एग्जाम के अंदर बैठे हुए हैं,
तो जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, आप लोगों को चीजें पढ़ा रहा हूं, आप लोगों के दिमाग में चीजें जा रही हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों के लेक्चर लिया, आप लोगों के दिमाग में चीजें गई। जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को रिवीजन भी कराने लगूं तो भी मैं ही करा रहा हूं इनडायरेक्ट वे में, वो भी आप लोगों के दिमाग में चीजें जा ही रही हैं। पर लेकिन जब आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं ना, तो आप लोग अकेले बैठे हैं ना, तो मैं हूं वहां पे, कोई नहीं आपके पास में ना किताब है, तो आप लोगों के दिमाग में से चीजें बाहर निकालनी होती है आप लोगों को, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों के दिमाग में जो पड़ी है वो बाहर निकालनी है, और तभी आप लोग उसको कॉपी पर जो है वो लिख पाओगे, आप लोग यहाँ पर वो चीजें दिमाग से बाहर निकालोगे। तो ये रिवीजन, इसीलिए मैं बोलता हूं कि अपने आप से ये रिवीजन आप लोग क्या करो, क्योंकि जब तक आप लोग ये साइकिल पूरी नहीं करोगे, दिमाग में सामान जाना और दिमाग से सामान निकलना, तो ये पूरी साइकिल जब पूरी होगी तभी जाकर आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, वरना अपने आप को धोखा देते रह जाओगे। क्योंकि आप लोग लेक्चर देखते रहोगे दुनिया भर के यूट्यूब पर, ये भी खोल लिया वो भी खोल लिया, पढ़ा तो सब अच्छा रहे, सब मेहनत कर रहे हैं, पर लेकिन वो आप लोग की जो साइकिल है ना पूरी, वो पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए लगेगा पढ़ लिया आप लोगों ने, पर लेकिन एग्जाम में कभी भी आप लोग उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, इतनी बुरी तरह आप लोग यहाँ पर बेसिकली परेशान हो जाओगे। एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि सर मैं जो है आज के डेट में, मतलब एक नहीं एक तरीके से कि कई जगह, मतलब पूरा जो न्यूज़पेपर है वो कई जगह जाकर न्यूज़पेपर सुनता हूँ। यार आप लोग सोचो तो सही एक बार, आज की डेट में अगर आप लोग इतना टाइम आप लोगों के पास में है, तो कितना टाइम आप लोग वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि आप लोग किसी भी मतलब टीचर पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं कि वो कुछ सही पढ़ा रहा है, ये सही पढ़ा रहा है, मतलब सब जगह इस तरीके से आप लोग परेशान हैं। एक इंसान को पकड़ लीजिए और रेगुलर उसको फॉलो कीजिए, जो भी आप लोग को अच्छा लगता है, ठीक है। इससे क्या रहेगा, आप लोग एक इंसान को पकड़ कर अगर रखेंगे तो सारी चीजें कहीं ना कहीं आप लोगों को दिखती रहेंगी, कवर होती, कहीं भी आप लोगों की छूटेगी नहीं। एक इंसान को पकड़ लीजिए और एक न्यूज़पेपर को पकड़ लीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ में आप लोगों ने सुना होगा हर एक टॉपर क्या बोलता है, एक किताब को पकड़ लीजिए। अब लक्ष्मीकांत पढ़ लो, सुभाष कश्यप पढ़ लो, कोई और किताब बता देगा, नहीं, एक किताब पकड़ लो, लक्ष्मीकांत पकड़ लो चाहे सुभाष कश्यप पकड़ लो, जो आप लोगों की समझ में आती है। सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों की समझ में कौन सी चीज आती है, तो जो भी आप लोगों की समझ में आती है वो चीज पकड़ लो, कभी भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अगर इस तरीके से आप लोग अपनी लाइफ में इधर उधर घूमते रहोगे, ये सारी चीजें आप लोग करते रहोगे, एग्जाम का टाइम इतने पास में आ रखा है, कैसे सिलेक्शन होगा, फिर से इसी साइकिल में पड़े रहना है क्या, फिर से यही चीजें झेलनी है क्या, ऐसे ही चलता रहेगा क्या? अगर ऐसे चलता रहेगा तो फिर तो आप लोग यहां पर मेल कभी कर ही नहीं पाओगे कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट की तरीके से काम ही नहीं कर रहे हो। आप लोग तो ऐसा लग रहा है आप लोग खुद विकिपीडिया बनने के मूड में हो। यार सिलेबस इसीलिए दे रखा है ना आप लोगों को कि आप लोग सिलेबस फॉलो करके चलते रहो, तो आप लोगों का सिलेबस पूरा होगा तो सारी चीजें आप लोगों के हिसाब से चलती रहेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एक चीज पर ट्रस्ट करने की कोशिश करो और उसी को फॉलो करने की कोशिश करो। एक किताब पर ट्रस्ट करने की कोशिश करो, उसी को फॉलो करने की कोशिश करो। अगर उस पर विश्वास रखोगे तो आप लोग कभी भी मार नहीं खाओगे। पर लेकिन अगर आप लोगों को उस पर ही विश्वास नहीं है तो आप लोगों को अपने ऊपर विश्वास नहीं है। तो इसलिए हमेशा अपना टाइम जो है उसको ढंग से यूटिलाइज करो। और जो मैंने साइकिल बोली है ना, यहाँ पर कोशिश करो यहाँ पर 2 से ढाई घंटे, मैक्सिमम 3 घंटे से ज्यादा यूट्यूब पर मत बिताओ। और इसके बाद में कोशिश करो कि अपना रिवीजन खुद से करो। जब तक खुद से रिवीजन आप लोग नहीं करोगे तो एग्जाम में चीजें याद नहीं आ पाएंगे, और एग्जाम में चीजें याद नहीं आएंगे तो कभी भी यार कितना भी कुछ पढ़ते रहना आप लोग सिलेक्शन ले ही नहीं पाओगे। ये चीजें फैक्ट है, ये चीजें बता रहा हूँ, दुनिया भर के उदाहरण मेरे पास में आते हैं। फिर बोलते हो सर अब की बार भी नहीं हुआ, उससे अगली बार भी नहीं हुआ। सोचो तो सही अपने आप को, कहाँ टाइम आप लोग वेस्ट कर रहे हो और कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो, ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब आप लोगों को सारी चीजें ऑलरेडी प्रोवाइड करा देती हैं, आप लोगों को देखने को मिलेगा। इवन मंथली वीडियो आप लोगों को इसलिए प्रोवाइड कराई है, मैंने कहा चलो एक रिवीजन करा देते हैं, इसके बाद में फिर आप लोग अच्छे से इसको और कवर कर लेना, ठीक है। डेली वीडियो आती है, एक खुद आप लोग खुद से थोड़ा सा रिवीजन करो, तो चीजें यार पैटर्न में समझो कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है। ऐसे इधर उधर मतलब परेशान मत रहो, इससे क्या रहेगा आप लोग टाइम वेस्ट करके बैठ जाओगे और फिर से लगेगा 1 साल और चाहिएगा, ठीक है। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आगे चलते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल है, इंडिया और यूएस के रिलेशन के बारे में बेसिकली बात कर रहे हैं। अगर आज की डेट में आप लोग इंडिया और यूएस के रिलेशन देखोगे, अभी मैंने इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में एक ओवरव्यू दिया आप लोगों को। अभी इंडिया और यूएसए के सॉरी यार, मौसम चेंज हो रहा है तो चीजें चेंज हो रही है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है सो जाता हूँ, उठता हूँ तो पता चला कि जो रजाई है साइड में पड़ी हुई है, मैं आराम से लेट रहा हूँ इसकी वजह से कई बार गले में मॉर्निंग में उठता है ना, गला थोड़ा टाइट हो जाता है। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जब डोनाल्ड ट्रंप साहब थे, इंडिया और यूएसए के रिलेशन कैसे थे, बड़ी शानदार रिलेशन थे। आप लोगों ने देखा होगा ट्यूनिंग जो थी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की और डोनाल्ड ट्रंप साहब की, बड़ी शानदार ट्यूनिंग आप लोगों को देखने को मिल रही थी। तो यहां पर ये लग रहा था कि अब जो बाइडेन जो साहब आएंगे उनके साथ में हमारी ट्यूनिंग जो है वो उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। ये मुद्दा सब बोल रहे थे, क्योंकि उस टाइम पर ये माना जाता था कि हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जी के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया गया और काफी ज्यादा सपोर्ट भी किया गया। पर लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी बनी, आप लोग ने किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कहना, तो उसको आपसे मिलाने में जुट जाती है। तो कुछ ऐसी शिद्दत यहाँ पर बनी, जैसे यहाँ पर जो अफगानिस्तान से जो बाइडेन बाहर निकले तो माहौल ये बन गया कि अब यहाँ पर शांति कैसे रखे चलनी है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो सुनता नहीं है आज के डेट में यूएसए की। जो इसी के साथ में ईरान जो है, यूएसए उसके साथ में ईरान न्यूक्लियर डील को लेके अपनी वैसे ही बिगाड़े बैठा है चीजें। अब बचा कौन, बचा यहाँ पर इंडिया। तो इंडिया को एक अच्छे स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तरीके से लेके कोशिश करते हैं कि चला जाए, क्योंकि यहाँ पर अफगानिस्तान में सिचुएशन जो
काबुल में तालिबान आ गया तो खराब हो गई कंडीशन। इधर ईरान के साथ में बन नहीं रही है, इधर यहाँ पर पाकिस्तान के साथ में वैसे नहीं बन रही, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो चाइना की गोद में बैठा हुआ है। और यहाँ पर बच गया इंडिया, जिसको एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर आज के डेट में बोल रहे हैं। अगर यहाँ पर कल को पाकिस्तान ट्रस्टवर्दी बन जाए तो इंडिया को छोड़ देगा जरा सी देर में। तो यहाँ पर ये ऐसा इंसान है यहाँ पर, अगर यूएसए के बारे में बात करें। पर अच्छी बात यहाँ पर ये कि हमारे रिलेशन जो है वो आज के डेट में काफी बैलेंस है। और ये अच्छी बात पता है कैसे है, क्योंकि हमारी कंट्री की जो प्रेजेंट टाइम पर जो लीडरशिप है उनके द्वारा अपनी फॉरेन पॉलिसी में काफी बड़े शिफ्ट लेकर आएंगे, जिसकी वजह से ये चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। वरना एक टाइम पर ऐसा था कि हमारे जो रिलेशन है ज्यादा बेटर देखने को मिल नहीं रहे थे, एक पलड़े में जाकर हम लोग बैठ जा रहे थे बस यूएसए के। तो कल को चल के क्या होता है, इससे फिर दिक्कतें देखने को मिलने लगती है। जैसे यूएसए के साइड में चले गए तो रशिया परेशान हो गया, रशिया की साइड में चले गए तो यूएसए परेशान हो गया। तो अभी हम लोगों ने एक बैलेंस बना दिया, बहुत सारे एग्रीमेंट हम लोगों ने अभी यूएसए के साथ में साइन करे, और इसी के साथ में रशिया के साथ में आप लोगों ने देखा होगा हमारी नई 2+2 डील निकल के आई, S-400 सिस्टम वाला फंडा आप लोगों को देखने को मिला। इसी के साथ में और भी कई सारे एग्रीमेंट यहाँ पर दोनों कंट्री में निकल कर आए। अच्छा, आप लोगों को ये बताना है हमारी कंट्री में अभी जो अगर बात करें एक पर्टिकुलर गन है उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगाने की बात की जा रही है, ठीक है, कहां पर, ये अमेठी में। तो उस गन का नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा आप लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर अभी इसको एस्टेब्लिश करने की बात की गई। तो इंडिया और जो यूएसए के रिलेशन है वो कई सारी चीजों पर आप लोगों को टिके हुए मिलेंगे अगर पैटर्न में आप लोग समझने की कोशिश करोगे। अगर स्टार्टिंग में कुछ बातें मैं आप लोग से बात करूं तो बोला यह गया कि यूनाइटेड स्टेट जो है वो यहाँ पर एक तरीके से मेजर डिफेंस पार्टनर आप लोगों को देखने को मिलेगा आज के डेट में इंडिया का। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री काफी लार्ज स्केल पर इंपोर्ट करती है यहाँ पर इनसे वेपन। ये आप लोगों को, सॉरी यार थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा, उसको मैनेज कर लेना, बार बार खांसी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर यूएसए के साथ में चीजें जो है उस तरीके से रहने वाली है जिसकी हम लोग को समझना पड़ेगा, क्योंकि यूएसए के जो अभी यहाँ पर एम्बेसडर हैं उनके द्वारा ये बातें बोली भी गई थी कि फ्यू आर मोर वाइटल टू द फ्यूचर ऑफ अमेरिका सिक्योरिटी एंड द प्रोस्पेरिटी देन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा एक कई सारे कंट्री ऐसे हैं जिनको ये साथ में लेकर चलने की बात करें। तो जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं आज के डेट में इंडिया भी कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करता हो तो आप लोग यहाँ पर नजर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर समझ सकते हैं क्रिटिकल अलाई है यहाँ पर, क्योंकि कई जगह यहाँ पर ये क्रिटिसाइज भी कर देते हैं हम लोग को, और कई जगह हमारे साथ में भी आप लोग खड़े हुए मिलेंगे। जैसे कि अगर बात करें इंडिया और इजराइल जो है वो आज के डेट में एक अलग लेवल पर आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली यूएसए के साथ में कनेक्टेड देखने को मिलेंगे। हालांकि कई बार इन सब चीजों का क्रिटिसिज्म भी आप लोगों को एक अलग लेवल पर निकल कर आता है, जो मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि अगर बात करें अभी हम लोगों ने S-400 सिस्टम खरीदा तो यूएसए ने बोला कि कार्ड्स के थ्रू हमारे ऊपर ये सैंक्शन लगा देंगे। वैसे अगर बात करें तो दुनिया भर के हमारी कंट्री के साथ में यूएसए के रिलेशन अलग अलग एरिया में हम लोग काम करते हैं, पर लेकिन यूएसए का जो डिपार्टमेंट ऑफ कंट्री जो ह्यूमन राइट है वो क्या बोलता है कि हमारी कंट्री के अंदर ह्यूमन राइट का हनन देखने को मिलेगा। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग यानी कि लोगों को उस बेसिकली कोर्ट के थ्रू मतलब एक तरीके से दंड दिलाने के कंपेयर में बाहरी मार दिया जाता है, लोगों को टॉर्चर किया जाता है पुलिस के द्वारा काफी लार्ज स्केल पर, बिना किसी बात के अरेस्ट कर लिया जाता है लोगों को। माइनॉरिटी के खिलाफ कई सारे अत्याचार देखने को मिलते हैं, हरासमेंट देखने को मिलता है जर्नलिस्ट यानी कि जो पत्रकार है उनका। इसी के साथ में मीडिया के ऊपर भी सेंसर लगा दिया जाता है, कई सारी वेबसाइट जो है वो ब्लॉक कर दी जाती है। तो ये सारे इश्यूज इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ऐसा लगता है कि इंडिया भी जो है वो कहीं ना कहीं चाइना के और रशिया के पैटर्न पर चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि इंसान जो है इंडिपेंडेंट तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इसी के लिए बोला गया कि इंडिया जो है वो आज की डेट में हमको काफी पुअर रेटिंग यहां पर दी गई। जैसे कि यूएसए बेस्ड फ्रीडम हाउस था, उसने हमको पार्शियली फ्री बताया, यानी कि कंप्लीटली फ्री कंट्री नहीं है हमारा, पार्शियली फ्री कंट्री है, जिस तरीके से यहां पर इनके द्वारा स्टेटमेंट दी गई। स्वीडन का एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है वी डैम इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इनके द्वारा बोला गया इलेक्ट्रोल ऑटोक्रेसी, यानी कि इलेक्ट्रोल के थ्रू चुनकर आई ऑटोक्रेसी, जहां पर एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो अपनी एक तरीके से कमांड करके रखता है। डेमोक्रेसी नहीं बोला, उसको ऑटोक्रेसी बोला गया। वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स, जो कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये कई बार क्वेश्चन बन जाता है इसके ऊपर कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें हमारी रैंक जो है वो 142 देखने को मिली। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज आप लोगों को आज की डेट में देखने को मिलेंगे जिसके बारे में बात की जाती है। तो अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा यहाँ पर इनके द्वारा डेमोक्रेसी के नाम पर समिट भी यहाँ पर बुलाई गई। तो उसमें हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा बोला गया कि इंडिया की जो डेमोक्रेसी है ना भाई साहब, वो 2500 साल पुरानी आप लोगों को डेमोक्रेसी हमारी कंट्री में देखने को मिलेगी, जो कि अप्रिशिएट करने लायक बातें भी है। और देखिए यूएसए के साथ में ना कई सारे अभी संबंध हमारे अलग लेवल पर देखने को मिल रहे हैं। जैसे क्वाड के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो जापान के साथ मिलकर, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर यूएसए इंडिया यहाँ पर एक क्वाड बना रहा है। एक और क्वाड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। उस क्वाड में कौन कौन है? इंडिया और यूएसए है, और 2 कंट्री कौन सी है वो आप लोग को बताना है। मैंने डिस्कस किया था, देखता हूँ किस किस को याद है, ठीक है। आंसर कई सारे बच्चे काफी अच्छे से दे रहे हैं, आंसर आप लोग जरूर दिया करो, अच्छा लगता है। फिर अगले दिन मैं आप लोगों को सारे आंसर बता ही देता हूँ, तो उसको आप लोग फिर मैच कर लिया करो कि हाँ ये चीजें आप लोगों ने बेसिकली देखी है, ठीक है। और जो भी वोकैबुलरी आप लोगों को मैं देता हूं उनके ऊपर सेंटेंस फॉर्मेशन करने की जरूर कोशिश किया करो यार। उससे क्या रहेगा, आप लोगों की इंग्लिश भी इंप्रूव होगी और आंसर राइटिंग में भी आप लोगों को इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आएगा। तो ये जरूर एक तरीके से आप लोग काम किया करो, ठीक है। और डेली 2 क्वेश्चन में देता हूं आंसर राइटिंग के। आप लोगों में से कितने हैं जो दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो?
कल भी मैंने आप लोगों को दो क्वेश्चन दिए थे कि इंडिया नीड ए कॉम्प्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर टू मेक कॉम्पिटिटिव सेक्टर विच इज मॉडर्न, सस्टेनेबल और इंक्लूसिव। तो डिस्कस करना था ये। इसी के साथ में एक और मैंने दिया था यहाँ पर इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट का ड्राफ्ट रूल, ये यूपीएससी में पूछा गया था अभी रिसेंटली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को लिया, 2020 का ही पेपर था यूपीएससी का मेंस का, तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था, तो इसको आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। बाकी यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन डेली 5 आते हैं शाम को, आप लोगों को इनको अगर आप लोग अटेम्प्ट कर पाओ तो ये भी आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग यहाँ पर देखते हैं। और बाकी ये दो ग्रुप जो मैंने बता रखे हैं, आंसर राइटिंग के लिए आप लोग यहाँ पर जाना, जो कि आप लोग यहाँ पर आंसर राइटिंग कई सारे बच्चे करते हैं डेली, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में अगर बात करें जहां पर मैंने बोला था, तो यहाँ पर एसएलवीपीडिया के नाम से आप लोग इसको ज्वाइन करना है। यहाँ पर कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ऑलरेडी लगभग 11,500 के करीब मेंबर जुड़ चुके हैं। डेली एक आर्टिकल भी आप लोगों को पोस्ट करता हूँ जो आप लोगों को पढ़ना होता है, वो कैबलरी पोस्ट करता हूँ। इसी के साथ में और भी कई सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों को आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसको आप लोग पार्ट बना लीजिए, आपकी स्टडी को एक सही डायरेक्शन देता हुआ भी ये ग्रुप नजर आएगा। काफी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, फायर क्रैकर इंडस्ट्री के बारे में बात की जा रही है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं फायर क्रैकर इंडस्ट्री जो है वो कहां पर आती है, तो नॉर्मली माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज के अंदर आप लोगों को ये देखने को मिलेगी। बोला ये जा रहा है कि अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में लगभग 3,000 करोड़ रुपए के फायर क्रैकर आप लोगों को देखने को मिलता था, प्रोड्यूस होते थे 2020 के अंदर में। पर लेकिन अभी घटकर यहाँ पर ये कितने आ गए, ये लगभग 1500 करोड़ आ गए, क्योंकि कई सारे यहाँ पर इनके ऊपर बैन लगाए गए। और अभी आने वाले टाइम में इनको और भी ज्यादा लॉस होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा, क्योंकि कई बार यहाँ पर इनके अंदर आग लग जाती है, कई सारे लोग जो है उनकी जान चली जाती है। तो ये चीजें देखने को मिलेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के बारे में एक ओवरव्यू आप लोगों को देता हूं, जिससे आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इसको बोलते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो ये जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो डेफिनेशन निकल कर आती है इसकी कि ये होता क्या है, तो ये बेसिकली छोटे छोटे लघु उद्योग के बारे में बात की जाती है। और यहाँ पर हमारी कंट्री में इसके लिए पूरा एक सिस्टम क्रिएट किया गया है जिसको एमएसएमई हम लोग बोलते हैं, और इसको क्लासिफाइड किया जाता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम के तौर पर। तो माइक्रो किसको बोलते हैं, स्मॉल किसको बोलते हैं और मीडियम किसको बोलते हैं, तो ये बेसिकली बात करता है एक पर्टिकुलर रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ से यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि कितनी रेंज में इसको रखा जाए। अगर बात करें नोट मोर देन 1 करोड़ और एनुअली टर्नओवर जो है नोट मोर देन 5 करोड़, तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा कि इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट और मशीनरी और इक्विपमेंट जो है उसमें अगर ये इतना करता है, तो यहाँ पर ये 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के बीच में अगर आप लोग बात करें तो ये माइक्रो की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा। यहां पर बात की जाती है नोट मोर देन 10 करोड़, इसी के साथ में एनुअल टर्नओवर नोट मोर देन 50 करोड़, ठीक है। तो यानी कि 50 करोड़ ये आप लोगों को स्मॉल की कैटेगरी में आ जाएगा। इसी के साथ में नोट मोर देन 50 करोड़, इसी के साथ में यहां पर 250 करोड़ यहां पर देखने को मिलेगा, तो ये मीडियम कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अगर बात करें तो ये यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा। काफी इंपॉर्टेंट होता है यार, इसके बारे में अगर मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगा तो आप लोग समझ पाएंगे। नॉर्मली अगर बात करें ग्रोथ ऑफ इंजन बोला जाता है नेशन का। रीजन क्या है, जब ये छोटे छोटे लघु उद्योग होते हैं जिनके बारे में आप लोग बात करते हैं, तो सेकंड लार्जेस्ट इंप्लॉयमेंट यहां पर प्रोवाइड कराने वाला एरिया होता है आफ्टर एग्रीकल्चर। तो ये इंपॉर्टेंट फंडा आप लोग याद रखिएगा। काफी सारे लोग जो है घरों में छोटे छोटे काम कर रहे हैं, इस तरीके से अपने चीजों को लेकर चल रहे हैं। घर में आप लोगों ने फैक्ट्री लगा ली, आप लोग अचार बनाने लगे, आंवले का मुरब्बा बनाने लगे, ठीक है, कपड़ों का कुछ सीलने का जुगाड़ कर लिया वहीं पर ही। तो कई सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। कढ़ाई बुनाई के काम स्टार्ट कर दिए। तो हमारी कंट्री में 30% जो ग्लोबल जो 30% हमारी कंट्री की जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, और 0.5% कंट्री का जो एक्सपोर्ट है, जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज यहां से निकल के आते हैं वो यहीं से निकल के आते हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशन आप लोग यहां पर लिख सकते हैं, इसके बारे में अगर क्वेश्चन बन जाए तो। इसी के साथ में जो रूरल एरिया है, खासकर गांव वाला एरिया जो है, उसमें ये काफी लार्ज स्केल पर जो रिसोर्सेज है उनको मोबिलाइज करता है, लोगों को हेल्प प्रोवाइड कराता है, और इंक्लूसिव सस्टेनेबल सोसाइटी यहीं से निकल कर आती है, जब यहाँ पर नॉन फार्म एक्टिविटीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। सोचो एक किसान है, खेतों में काम कर रहा है, अपने जो गाय भैंस बकरी वो भी ले रखा है, इसी के साथ में उसने साइड में कोई ऐसा एक सिस्टम लगा रखा है छोटा सा, कि जैसे कि एक गुड़ बना के लेके आए, उसको गुड़ को बनवा लिया और फिर गुड़ को बेचा जा रहा है गांव वाले। गुड़ और शक्कर, चीनी वगैरह, ये बेसिक खांड नहीं होते गांव में, आप लोगों ने सुना होगा, तो उन सब चीजों को बेचा जा रहा है। तो ये फंडा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इससे क्या होगा, ऑल्टरनेटिव एक आ जाएगा किसानों के पास में, ताकि वो एक तरीके से डिपेंड न रहे दूसरी चीजों के ऊपर। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बेसिक चीजें, कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को इसको लेकर। आर्टिकल में क्या बोला गया, अभी यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा बोला गया कि हमारी कंट्री में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, जिसको एनजीटी बोलते हैं, एनजीटी जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, याद रखेगा हमारी कंट्री में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो निकल के आया वो आर्टिकल 21 से निकाल कर लेकर आया गया। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 बोलता है राइट टू लाइफ के बारे में। तो राइट टू लाइफ कब होगी, जब अच्छा एनवायरमेंट होगा। अगर आसपास का वातावरण ही शुद्ध नहीं रहेगा तो इंसान जिंदा कैसे रहेगा, और वातावरण को शुद्ध रखने का काम करेगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो ये बताना है किस साल में इसको बनाया गया था और कौन इसके चेयरपर्सन है आज के डेट में, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर
अभी रिसेंटली क्या होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बोला था इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को सीरियस तरीके से इसको देखा जाए, क्या क्या कहां पर ब्लास्ट हो रहे हैं। इसमें लगभग 20 लोगों की जान गई थी फरवरी 2021 के अंदर भी। तो उस टाइम पर यहां पर इनके द्वारा फॉर्मर जज थे पंजाब और हरियाणा और इसी के साथ में मद्रास हाई कोर्ट के, जिनका नाम था के खन्ना, ठीक है। तो इनकी अध्यक्षता में एक पैनल बनाया गया था। तो उन्होंने बोला था कि जो अमेंडमेंट है एक्सप्लोजिव एक्ट, उसके अंदर आप लोगों को चेंज करना चाहिए, यानी कि एक्सप्लोजिव एक्ट के अंदर आप लोगों को अमेंडमेंट यानी कि संशोधन करना चाहिए और पनिशमेंट को थोड़ा सा और टाइट बनाना चाहिए। और इसी के साथ में यहां पर एक प्रॉपर अगर कोई काम ये करता है सारे, यहां पर कोई पटाखे बनाने का, उसके साथ में कोई और बम वगैरह बनाने के सारे, इसको यहां पर एक प्रॉपर सर्टिफाइड पर्सन को ही काम देना चाहिए। ये नहीं कि मोहल्ले में कोई औरत है, अरे अरे ताई, अरे नानी, अरे दादी, आप फ्री हैं क्या, आइए थोड़ा काम कर लेते हैं, आपको पैसे मिल जाएंगे, आप 5-6 घंटे बैठकर कुछ नहीं कर रहे हैं, बस यहाँ पर इनकी पैकेजिंग करनी है। तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को पढ़कर ले जाते हैं, तो आप लोगों को पता रहना चाहिए ये सारी चीजें हमारी कंट्री में बैन है। अगर चाइल्ड लेबर के बारे में बात करिए, याद रखिएगा संविधान के अंदर जब आप लोग जाएंगे पार्ट 3 के अंदर में, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के अंदर आप लोग जाकर झांकेंगे तो आप लोग को आर्टिकल 24 देखने को मिलेगा, जो कि चाइल्ड लेबर को रोकने की बात करता है। तो उसके बारे में भी आर्टिकल में एक छोटी सी बात मेंशन की गई है कि आज की डेट में जो चाइल्ड लेबर है, जो पहले यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर जो बच्चे पार्टिसिपेट किया करते थे, हालांकि वो तो फिलहाल कम हो गए, पर लेकिन अभी भी यहाँ पर वर्किंग कंडीशन ऐसी नहीं है जैसे यहाँ पर वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए। तो मिलकर काम यहाँ पर करना चाहिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कि क्या यहाँ पर सिचुएशन को कैसे सुधारना है, ताकि जो चीजें हैं वो सही पैटर्न में चलती हुई नजर आए। तो ये कई सारी बातें यहाँ पर बोली जा रही है, यानी कि ऐसा है कि इन चीजों को इग्नोर करने से सोल्यूशन नहीं निकलेगा, काम करने से आप लोग यहाँ पर इसका सोल्यूशन निकलता हुआ नजर आएगा। तो इसके बारे में ये कुछ बातें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। कुछ और डेटा मैं आप लोगों को बताऊं, नेशनल जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, जिसको एनसीआरबी आप लोग बोलते हैं। एनसीआरबी एक ऐसी बॉडी है जो कहां पर आती है ये पता है आप लोगों को, हमारी कंट्री में होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। तो इसके द्वारा भी यहां पर ये डेटा प्रस्तुत किया जाता है कि किसकी कहां कहां पर जान चलेगी आग लगने से। तो 330 के करीब जो लोग हैं उनकी जान गई कमर्शियल बिल्डिंग में आग लगने से 2019 में। और अभी यहाँ पर कई सारे रेजिडेंशियल एरिया में जहां पर लोग जो है रहते हैं नॉर्मल तरीके से, लगभग 6000 लोगों की जान गई। तो ऐसे कई सारे केसेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कहां पर इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो गया, ठीक है, बिल्डिंग में आग लगी, बिल्डिंग सेफ्टी उस तरीके से नहीं की जाती है। देखा ना आप लोगों ने, यहाँ पर अभी रिसेंटली गुजरात के अंदर था शायद वो केस, जहां पर बच्चों की एक बिल्डिंग में आग लगी थी, बच्चे ऊपर से कूदे, वहां पर कई सारे बच्चों की गिरने से जान चलेगी। तो ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। तो हॉस्पिटल के अंदर काफी ज्यादा आग लगती है, पता है आप लोग क्यों? क्योंकि जो आईसीयू है, जिसको इंटेंसिव केयर यूनिट बोलते हैं, उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो काफी लार्ज स्केल पर सप्लाई की जाती है। तो वो जो ऑक्सीजन है जरा सी देर में अगर कहीं जरा सा भी स्पार्क हुआ तुरंत आग पकड़ लेता है वहां पर, जिसकी वजह से वहां पर काफी अच्छे लेवल पर आप लोगों को सेफ्टी और सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। पर लेकिन उसको इग्नोर कर दिया जाता है तो फिर दिक्कतें निकल कर आती है। अभी मैं आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन बताऊंगा जिससे डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर में। यहां पर बात की जा रही है कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक प्रोविजन क्या है। अगर बात करें किसके ऊपर आती है ये जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप लोगों को भाई साहब आग कहीं पर लगे तो उसको रोकना है, तो याद रखिएगा फायर सर्विस जो है यहाँ पर वो स्टेट लिस्ट के अंदर आती है। संविधान में जब आप लोग जाएंगे 7वें शेड्यूल के अंदर में 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो सेंट्रल लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट काम करता है, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट काम करता है, और कॉन्करेंट यानी कि समवर्ती सूची में दोनों मिलकर काम करते हैं। तो स्टेट का काम है, यहाँ पर स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट की जिम्मेदारी है कि आप लोग क्या करना है यहाँ पर कि भाई साहब कहीं पर अगर कल को आग लगती है तो वो आप लोगों को निपटानी है। तो म्युनिसिपल जो है उसके अंदर यहाँ पर ये काम आएगा, जो म्युनिसिपल है, ठीक है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 12वें शेड्यूल के अंदर आप लोगों को चीजें नजर आएंगी। आर्टिकल है 243W। तो इसके अंदर यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कल को अगर कोई ऐसा इश्यू बनता है तो उसको आप लोग सुधारो। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, हमारी कंट्री में ऑलरेडी मॉडल बिल्डिंग बाई लॉ 2016 है, जिसमें हमारी कंट्री कौन सी मिनिस्ट्री है यहाँ पर, ये मिनिस्ट्री है अर्बन डेवलपमेंट। तो इसके अंदर देखने को मिलता है कि मॉडल बिल्डिंग बाई लॉ 2016 है, यहाँ पर ये कोशिश करता है कि अगर कोई बिल्डिंग आप लोग बना रहे हो तो प्रॉपर पैरामीटर के थ्रू होना चाहिए, इंजीनियरिंग जो पैरामीटर होते हैं उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन आप लोग करना है। आज के में हम लोग क्या करते हैं, परमिशन ही उल्टी सीधी हरकतें करके लेते हैं कि हाँ चलो ये ठीक है, ये पैसा खिला दिया इंजीनियर को और परमिशन ले ली। काफी ज्यादा गलत है ये, अपने ही सर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात ही हो जाती है, पर लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं, तो ये गलत बात है। इसी के साथ में पॉइंट स्पेसिफिक रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ऑल फायर रिलेटेड जो क्लियरेंस है वो यहां पर लेने चाहिए जो चीफ फायर ऑफिसर है। पर लेकिन फिर से आप लोगों को देखने को मिलेगा हर जगह कोई ना कोई एक तरीके से दलाली चलती है आप लोगों को नजर आती है, जिसकी वजह से फिर लोगों की जान जाती है। तो जान जो है वो काफी ज्यादा सस्ती हो गई है। अभी यहाँ पर एक बच्चे के द्वारा एक स्टेटमेंट शेयर की थी कि आज के डेट में कंडीशन ये है कि किताबें जो है वो सड़कों पर मिलती हैं और जूते जो है वो शोरूम में आप लोग को देखने को मिलते हैं। तो यार ये चीजें कहीं ना कहीं आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग चीजों को समझ नहीं पाते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था आज के डेट में अगर आप लोग जापान के अंदर जाओगे तो वहां पर सबसे ज्यादा जो एक रेस्पेक्टेड पोस्ट मानी जाती है वो टीचर की मानी जाती है। और हमारी कंट्री में जो टीचिंग जो प्रोफेशन है उसको अलग तरीके से आज के डेट में प्रेटेंड किया जा रहा है। इवन कई सारे लोग आप लोगों को टीचिंग को एक इंडस्ट्री बताते हुए नजर आएंगे, ठीक है, कि एजुकेशन इंडस्ट्री। तो उसके सामने एजुकेशन के सामने भी इंडस्ट्री लगा दिया आज के डेट में, यानी कि इसको भी बिजनेस बना दिया
दिया पूरा, एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। वरना पुराने टाइम में एजुकेशन जो थी वो एक गुरुकुल में मानी जाती थी, वहां पर भी ऐसा नहीं कि फ्री में एजुकेशन मिलती थी, वहां पर भी फीस पे करनी पड़ती थी उनको बेसिकली फीस जो पे करनी पड़ती थी उनका अलग तरीका था, जैसे कि भिक्षा मांग कर लेकर आए, वहां पर साफ सफाई करना, वो सारी चीजें, तो वो सारी चीजें थी, यानी कि अफोर्डेबल एजुकेशन थी वहां पर। अगर किसी के पास में पैसा भी नहीं है तो वो भी कुछ अपनी सर्विस देकर वहां पर एजुकेशन ले सकता था। फ्री नहीं थी पर लेकिन एजुकेशन को एजुकेशन की तरीके से दिया जाता था। पर आज की डेट में आप लोगों को ये चीजें नहीं देखने को मिलेगी। आज की डेट में एक अलग ही माहौल है जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पता नहीं किस डायरेक्शन में चीजें चल रही है, थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर करता है कभी कभी कि कम से कम एजुकेशन और जो हेल्थ सेक्टर है ये ऐसे सेक्टर है कि लोगों के लिए अफोर्डेबल होने चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ्री में प्रोवाइड करा दो, क्योंकि फ्री में प्रोवाइड कराना तो एक तरीके से रिसोर्सेज की बर्बादी हो जाती है, क्योंकि कई सारे लोग उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं करते हैं। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बोलूंगा, एक उदाहरण बताता हूं। एक बच्चा था, उसने बोला सर किताब दे दो मुझे। ठीक है, तो काफी दिनों से था, आज बहुत सारे बच्चे अभी लाइन में लगे हुए हैं जिनके पास में कुछ के पास में किताबें जा रही हैं। तो उनमें से एक बच्चे के द्वारा बोला मुझे कि सर आपने मुझे एक किताब दी है, ठीक है, मुझे एक किताब और दे दो। तो मैंने कहा यार अभी बहुत सारे बच्चे अभी उसमें पड़े हुए हैं, तो मैंने कहा उनको पहले देता हूं। तो फिर एक हफ्ते बाद फिर वो मैसेज कर रहा है, तो इसी तरीके से वो कई बार मतलब फिर दूसरे दिन मैसेज कर रहा है, तीसरे दिन मैसेज कर रहा है। तो मैंने बोला कि यार अभी जो है अभी नहीं हो पाएगा, तो मैंने लिखा। तो उसने बोला ठीक है सर आपके पैसे में रिटर्न कर देता हूं, जो किताब आपने मुझे दी उसके भी पैसे रिटर्न कर देता हूं, आप तो ज्यादा भाव खा रहे हैं। समझ रहे हो आप लोग मुझे इतना ऑर्डर लगा यार, मैंने कहा गलत इंसान को चीजें दे दी हैं। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग किस तरीके की कंडीशन है, मतलब कि उसके पास में पैसे नहीं थे जब किताब ली उसने, अब मुझे कह रहा है कि आपके पैसे रिटर्न कर देता हूं और आपके मतलब एक तरीके से ये किताब के मतलब ये एक अलग ही माहौल यार देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि रिसोर्सेज का ढंग से यूटिलाइज होना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर कोई रियलिटी में नीडी पर्सन होता है उसके पास में वो किताब जाती तो कभी भी इस तरीके की रिएक्शन तो कम से कम नहीं देता इंसान। ठीक है, तो ये कई सारी चीजें रहती हैं, दिन भर झेलता रहता हूँ, कई सारी ऐसी बातें शेयर कम करता हूँ, अलग बात है लेकिन ये चलती रहती है। ठीक है, इसी के साथ में बात करें तो चीफ फायर ऑफिसर जो है उससे क्लियरेंस लेना काफी ज्यादा जरूरी है और प्रॉपर मुद्दे रखने चाहिए यहाँ पर। जैसे कि आज के में लैक ऑफ यूनिफाइड फायर सर्विस, आप लोगों को एक प्रॉपर यूनिफाइड फायर सर्विस नहीं देखने को मिलेगी कि हाँ ऐसी चीजें लेकर चलनी है। याद होगा मैंने आप लोगों को बताया था, एक बार दिल्ली के अंदर में एक जगह रहता था, हमारी बिल्डिंग में आग लग गई थी, तो रास्ते में जो फायर सर्विस के लिए जो वैन आती है उसके आने के लिए जगह नहीं थी, क्योंकि सड़कों पर दोनों साइड पर सबकी गाड़ियां खड़ी थी, तो बीच में से जगह ही नहीं थी। उसने आकर सुनाया भी कि आप लोगों में इतनी भी अकल नहीं है कि आप लोग अपनी गाड़ी हटा लेते, बिल्डिंग में आग लगी हुई है, तो फिर भाग रहे हैं वहां पर। वो एक अलग बात है कि वो आग जो है ज्यादा बड़ी नहीं, सब चीजें बच गई आराम से, पर लेकिन ये हरकतें आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो ये सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इसी के साथ में मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं है, कल को अगर आग लग जाए कैसे चीजों को बुझाना है, प्रॉपर मशीनरी नहीं है, एप्रोप्रिएट और एडुकेट फंडिंग नहीं मिल पाती है। कई बार ये मशीन रहती भी है, पता चला उनके अंदर डीजल पेट्रोल तक नहीं है गाड़ियों को चलाने के लिए, ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। तो कई सारी दिक्कतें रहती हैं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं है प्रॉपर वे में कैसे चीजों को लेकर चलना है, अगर प्रॉपर वे में वेल ट्रेन हमारे पास में ऑफिशियल नहीं है उनको कैसे टैकल करना है, और कई बार लैक ऑफ जो पब्लिक अवेयरनेस रहती है डूज और डोंट्स में, मतलब से बोलना अभी गाड़ी खड़ी हुई है सड़कों पर, वहां पर फायर सर्विस कैसे आएगी, तो वो चीजें भी हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो अगर कुछ लिखने के लिए आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर आप लोग लिख नहीं पाएंगे, एक पूरा आर्टिकल एक पूरा क्वेश्चन आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो फायर क्रैकर के साथ साथ में बिल्डिंग के साथ में क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो भी मैंने आप लोग को यहाँ पर कवर करा दी, तो इसको आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्योंकि कोविड-19 के टाइम पर बहुत सारे हॉस्पिटल में आग लगी, यहाँ पर आईसीयू वार्ड में खासकर आगे देखने को मिली, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये इशू निकल कर आया। ठीक है, आई होप कि आप लोग इसको लेकर बिल्कुल अच्छे से समझ गए। ठीक है, तो यहाँ पर एमएसएमई के बारे में मैंने बता दिया, ये भी एक अलग से टॉपिक बन जाता है आप लोग का। ठीक है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस किस कैटेगरी में क्या क्या चीजें आती हैं, और बाकी मैंने यहाँ पर बता दिया ये और पॉइंट आप लोग याद रखिएगा केन जो कनन के बारे में यहाँ पर कि यहाँ पर ये एनजीटी के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, ये डायरेक्ट आप लोग के प्रीलिम्स का क्वेश्चन निकल जाएगा यहाँ से, फिर बोले क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहाँ से आ गया। ठीक है, तो थोड़ा सा भी ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग अच्छे से कर पाओगे। ओके, तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट बात है जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। बच्चे के द्वारा मुझे मेल किया गया, मुझे आप लोगों से बातें करनी थी। जैसे आप लोग YouTube पर वीडियो देखते हैं तो कई बार आप लोगों के फीडबैक का फॉर्म आप लोगों के पास में आता है, आप लोगों ने देखा होगा कि हाँ ये वीडियो देखकर आप लोगों को कैसा लगा। तो मैंने अभी एक वीडियो डाली थी यहाँ पर, तो इनके जो बच्चे के पास में फीडबैक का फॉर्म गया, तो इन्होंने बोला कि सर पूछा गया कि ये वीडियो कैसी है, इसके अंदर कोई सेक्सुअल कंटेंट तो नहीं है, इसके अंदर कोई वायलेंस तो नहीं है, उसके अंदर मतलब ऐसे कई सारे ऑप्शन रहते हैं कि फनी वीडियो है, कैसी वीडियो है। आप लोग के पास में कभी आया इस तरीके से यूट्यूब का कोई पर्टिकुलर ऐसा, मतलब जैसे यूट्यूब पर ही आता है ऐसा नहीं कि आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन आएगा, मेरे पास में कई बार आता है, उसमें आप लोग उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसका मतलब है कि यूट्यूब जो है वो बेसिकली वीडियोस को जज करता है कि आप लोग जिस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो कैसी है, वो आप लोगों से फीडबैक लेता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि फीडबैक देने के यूट्यूब को 3 तरीके हैं। एक तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, उससे पता चलेगा वीडियो कैसी है। दूसरा आप लोग शेयर कर सकते हैं, उससे पता चलेगा वीडियो कैसी है। और कमेंट कर बता सकते हैं आप लोग की वीडियो कैसी है। तो ये 3 काम आप लोग जरूर किया कीजिए जिससे वीडियो का फीडबैक जो है वो यूट्यूब को मिलता रहे।
और इससे जो है YouTube जो है जो चीजें हैं बेसिकली YouTube जो वीडियो के साथ में करता है वो चीजें ना करें। ये आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली। और अभी जब से आप लोग ये सपोर्ट कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो को, उससे बहुत सारी नेगेटिव चीजें जो है वो कम होती नजर आ रही है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चीजें हैं। तो इसका मतलब मैंने बताया था ना आप लोगों की यहाँ पर चीजें इस तरीके से हो रही थी, अब पूरा 4 दिन हो चुके हैं, मतलब 3 दिन हो गए, अब तक यहाँ पर वो हरकतें नहीं देखने को मिली। तो पॉजिटिव फीडबैक यार, इसको जरूर आप लोग अप्रिशिएट किया करो, कम से कम आते ही ये काम आप लोग जरूर किया करो, जिससे कि चीजें जो है वो सही डायरेक्शन में चलती रहे, ठीक है। क्योंकि इसमें मेरे कुछ हाथ में नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसमें सारी चीजें आप लोगों के हाथ में यहाँ पर, ओके। मेरा काम है वीडियो अपलोड करना, उसके बाद में मेरे हाथ से चीजें खत्म, ठीक है। आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। यहां पर बात की जा रही है अभी पर्टिकुलर कुछ पॉलिटिकल मुद्दों को भी लेकर बात की गई, पर जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोगों का एग्जाम में क्लियर हो जाएगा, इस पोर्शन से अगर क्वेश्चन आएगा। अभी बात की जा रही है हमारी कंट्री में कि यहाँ पर पहले बोला गया अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने काफी कुछ काम किया यहाँ पर, एक तरीके से नहीं, एक फेक लोगों को एक फेथ दिलाया यहाँ पर, खासकर माइनॉरिटी को भी साथ में लेकर चले गए। एक टॉलरेंट सोसाइटी यहाँ पर देखने को मिली उनके द्वारा, उसके बारे में बातें भी की गई। इसी तरीके से हमारी कंट्री में अगर बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनके द्वारा भी बोला गया कि जब महात्मा गांधी जी को गोली मारी गई तो उस टाइम पर यह बोला गया द लाइट हैज गॉन आउट ऑफ ओवर लाइव्स, यानी कि हमारी जिंदगी में से प्रकाश चला गया। ऐसी स्टेटमेंट उनके द्वारा दी गई और एक ऐसी सोसाइटी में रहने की बात की गई जहां पर सबको मिलकर रहना, एक दूसरे के साथ में फेथ होना चाहिए, सारी चीजें प्रॉपर वे में होनी चाहिए। तो ये बातें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। हमारी कंट्री यार एक ऐसी कंट्री है जहां पर ना बहुत सारे लोग अलग अलग रिलीजन के साथ में रहते हैं, तो इसलिए जरूरी है यहाँ पर कि सब एक दूसरे के साथ में सही तरीके से मिलकर रहें, वरना दिक्कतें देखने को मिलेगी। और इसके चलते एक केस भी यहाँ पर बताया गया, वो है यहाँ पर अहमदाबाद का एक कॉलेज है यहाँ पर, सेंट सेवियर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ये था 1974 का केस। तो उसमें भी यहाँ पर जो बातें बोलेगी एंड में वो ये बोलेगी कि हमारी कंट्री यूनिटी पर टिकी हुई है, अगर हम जो यूनाइट नहीं रहेंगे तो हम लोग प्रॉपर वे में चीजों को लेकर नहीं चल पाएंगे। यानी कि हमारी कंट्री में जो यूनिटी है ना वो सबसे बड़ा रोल प्ले कराएगी। बिना यूनिटी के हम लोग बेसिकली अगर लड़ने झगड़ने बैठ जाएंगे तो दिक्कतें निकलती हुई सामने नजर आएंगी। तो जरूरी है कि एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, तभी हम लोग एक सौहार्दपूर्ण सोसाइटी यहाँ पर बना पाएंगे। बाकी यहाँ पर ह्यूमन राइट के बारे में कई सारे इशू डिस्कस किए गए, क्योंकि हमारे देश में माइनॉरिटी के खिलाफ कई सारे इशूज जो है वो देखने को मिलते हैं, तो उसके चलते जरूरी है कि हम लोग इनको ध्यान में रखें। मुझे ये लगा इन्होंने हालांकि कहीं भी पूरे आर्टिकल में जिक्र नहीं किया है उस चीज का, कि जो अभी रिसेंटली आप लोग को जो नहीं ये हरिद्वार में चीजें देखने को मिली, कई सारे उल्टे सीधे जो भाषण दिए गए अलग अलग एरिया में देश के अंदर में, तो उसके ऊपर आर्टिकल लिखा गया। पर लेकिन रियलिटी में इनके द्वारा एक बड़ा ही एक न्यूट्रल आर्टिकल लिखा गया, वो सब चीजें कहीं मेंशन नहीं किए। ह्यूमन राइट के इशू को लेकर काफी कुछ लिखा। तो ह्यूमन राइट जो डे है वो 10 दिसंबर को आप लोग सेलिब्रेट करते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक इंसान के हक के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। जब ह्यूमन राइट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर थीम थी इक्वलिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी और एडवांसिंग ह्यूमन राइट। तो ये अब की बार की थीम थी। और इसी के साथ में यहाँ पर थीम से रिलेटेड और भी फोकस यहां पर किया गया कि इक्वलिटी को जो है यहां पर आर्टिकल 1 के अंदर जो यूडीएचआर, इसके बारे में भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न फ्री, और इसी के साथ में इक्वल इन द डिग्निटी एंड राइट, यानी कि हर एक इंसान जो है वो इक्वल है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई राजा है कोई भिखारी है, वो कहने के लिए आप लोग की प्रॉपर्टी के बेस पर आप लोग बोल सकते हैं, पर एक इंसान इंसान है, तो उनके राइट के बारे में आप लोग को बात करनी चाहिए। इंसानों को हर एक इंसान इक्वल है, तो ये बातें यहां पर बोली गई। क्योंकि बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, वो तो आप लोग हैं आज के डेट में इसमें फर्क ही बैठे हैं। अगर ह्यूमन राइट के बारे में आप लोगों से बात करूं तो यहां पर एक तरीके से ये इनहेरिटेंट हो क्या रहा है आज, इनहेरिटेंट ये राइट है टू द ऑल ह्यूमन बीइंग, यानी कि आज के डेट में उससे ऊपर उठकर किस कास्ट का, किस सेक्स का, मेल या फीमेल है, कौन सी कंट्री का, कैसी इसकी एथनिसिटी है, यानी किस पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलता है, कौन से धर्म को फॉलो करता है, इसका स्टेटस क्या है, उन सबसे ऊपर उठकर यहाँ पर एक इंसानियत का भी एक धर्म होता है, वो फॉलो करना जरूरी है। जिसमें क्या फोकस किया जाता है कि राइट टू लाइफ इज लिबर्टी, इंसान जो है वो अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके, फ्री रहे, स्लेवरी यानी कि कोई भी दास प्रथा नहीं होनी चाहिए, उसको किसी भी तरीके से टॉर्चर ना किया जाए, उसको भी अपना हक को, अपनी बात को रखने का, काम लेने का, इसी के साथ में और भी कई सारी एजुकेशन लेने का। तो एक स्टेटमेंट यहां पर याद रखिएगा जो आप लोग यूज कर सकते हैं आंसर राइटिंग में, नेल्सन मंडेला साहब के द्वारा बोली गई थी। टू डिनाई पीपल देयर ह्यूमन राइट इज टू चैलेंज देयर वेरी ह्यूमैनिटी। तो एक तरीके से ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर ये स्टेटमेंट लिखकर आप लोग यहां पर स्टार्ट कर सकते हैं अगर ह्यूमन राइट के बारे में कुछ लिखने के लिए आए। तो ये ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि आप लोग अपने पास में अलग से कोटेशन राइटिंग में रख सकते हैं। अब बात करो अगर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के बारे में, तो 30 जो राइट्स और द लगभग फ्रीडम इंक्लूडेड आप लोग को देखने को मिलेगी सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के बारे में, जैसे राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्री स्पीच, राइट टू प्राइवेसी, इकोनॉमी, सोशल कल्चर राइट्स, ये सारी चीजें, सिक्योरिटी, हेल्थ, एजुकेशन के बारे में। तो इंडिया भी इसका पार्ट है। हम लोग बात करें ड्राफ्टिंग जब इसकी की गई थी, इसको ड्राफ्ट किया गया था, इनको इसको लिखा गया था, तो इंडिया भी उसका पार्ट था। तो ये सारी चीजें होने के बावजूद भी हमारे देश में हम लोग आज के डेट में भी ह्यूमन राइट को प्रॉपर वे में प्रोवाइड क्यों नहीं करा पा रहे हैं, तो ये सोचने वाला मुद्दा है। अभी अगर लिखने के लिए आया तो बहुत सारी चीजें एक जगह इकट्ठी आप लोगों को मिल रही है।
ह्यूमन राइट इन इंडिया के बारे में अगर कोई बात करें तो आप लोग तीन जगह नॉर्मली ये चीजें देखते हुए पाओगे। पहले नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखे गए हैं पार्ट 3 के अंदर में। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के अंदर। तो ह्यूमन राइट के बारे में यहां पर बात की जाती है। फंडामेंटल राइट में आप लोग राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर, एजुकेशनल, और इसी के साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 के अंदर में। अगर आप लोग के किसी भी फंडामेंटल राइट का हनन होता है, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप लोग डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर आप लोगों को बेसिकली सारा चीजों का समाधान मिलेगा। इसी के साथ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको डीपीएस भी बोलते हैं, तो ये पार्ट 4 में आप लोगों को देखने को मिलेगी। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक आप लोगों को ये चीजें नजर आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए बार बार पार्ट इतनी बार रिपीट कर देता हूं, स्टेट पीसीएस के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं आप लोग इनसे, ठीक है। तो इसलिए इनको आप लोग ध्यान से सुना करो, सारे क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे। राइट टू सोशल सिक्योरिटी, राइट टू वर्क, टू एक तरीके से फ्री चॉइस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एम्प्लॉयमेंट, राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जैसे महिलाओं को भी अलग पैसा दिया जाता है और पुरुषों को अलग दिया जाता है एक ही काम का, ठीक है। ह्यूमन डिग्निटी के बारे में बात करते हैं तो ये सारी चीजें आप लोगों को डीपीएसपी के अंदर मिल जाएगी अगर ध्यान से उनको निहार कर आप लोग पढ़ोगे तो ये सारी चीजें। तो पहले नंबर पर फंडामेंटल राइट, दूसरे नंबर पर डीपीएसपी और तीसरे नंबर पर स्टैट्यूटरी प्रोविजन। स्टैट्यूटरी मतलब स्टैट्यूट, यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा पास कर कुछ ऐसे कानून बनाए गए हैं कि लोगों के ह्यूमन राइट का हनन न हो। उसमें क्या है, हमारी कंट्री में यहाँ पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया 1993 में, इसके अंदर अमेंडमेंट भी किया गया 2019 में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है नेशनल लेवल पर। स्टेट के लेवल पर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन और ह्यूमन राइट कोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए आप लोग आएंगे। तो ये सारी बातें इसलिए आप लोगों को डिटेल में मैंने बता दी ताकि कल को कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में हो तो कंफ्यूजन आप लोग दूर कर सकें। अभी इंटरनेशनल लेवल पर भी क्या इसके बारे में कुछ चीजें हैं? जी हाँ, इंटरनेशनल लेवल पर भी कई सारी चीजें हैं। ये सारी स्लाइड जो है ना मैं आप लोगों को जो एसएलवी पीडीएफ है वहां पर प्रोवाइड करा दूंगा और ये सारी चीजें एक जगह पूरा टॉपिक आप लोगों का इकट्ठा हो जाएगा, तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। चलते फिरते भी आप लोग खोलकर उसको 1 सेकंड में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से टॉपिक आप लोग को प्रोवाइड करा दिया करूंगा वहां पर। जब भी आप लोगों को टाइम मिले तो खुलकर एकदम फटाफट देख लें कि अच्छा इस पर नजर मार ली, अच्छा ये क्या था। तो इस तरीके से आप लोग को कई सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। पीएम किसान के बारे में मैंने यहाँ पर शेयर किया था, तो मिनिस्ट्री वगैरह जरूर आप लोग देख लिया करो जिससे आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अभी यहाँ पर बात करें तो देखिए क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पर यूएन अगर इंटरनेशनल लेवल पर भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पर बात की जा रही है यहाँ पर कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट, यानी कि प्रिवेंट करना है, यानी कि रोकना है और पनिश करना है किसको, अगर क्राइम ऑफ जीनोसाइड यानी कि नरसंहार अगर कहीं करता हुआ पाया जाता है 1948 में। फिर लगा कि नरसंहार के बारे में तो बातें कर ली, अब डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करते हैं किसी रेस कास्ट जाति के नाम पर। तो 1965 में फिर ये बातें की गई, फिर महिलाओं के ऊपर पहुंच गए, फिर 1900 वैसे आप लोगों को एक चीज आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर, ये पैटर्न में बढ़ती हुई आप लोगों को नजर आती है, ठीक है। अगर पैटर्न आप लोग समझ जाओगे तो आप लोग चीजें लंबे समय तक याद रख पाओगे, रटना नहीं। मान लो आप लोगों से पूछ ले कि पहले जिनोसाइड आया, पहले महिला के बारे में आया, पहले रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आया, तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये समझिएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से अगर आप लोग समझ लोगे तो आप लोग चीजों को समझ पाओगे। तो यहाँ पर ये आप लोग 1979 में देखने को मिलेगी, यानी कि 1979 में, ठीक है। तो ये समझिएगा आप लोग। फिर यहाँ पर इसी के साथ में ये चाइल्ड वाला आया 1989, ठीक है। तो 1979 और 1978, तो दोनों के बारे में याद रखिएगा। पहले महिलाओं के बारे में बात की, जब महिलाओं के बारे में बात करेंगे तो महिला के बाद में बच्चे को रखा गया, ठीक है। और जब बच्चे भी आ गए तो पता चला इस तरीके से देखिएगा, मान लो कोई महिला है तो महिला के साथ में बच्चा मान लीजिए कोई पैदा हुआ और वो बच्चा एक तरीके से डिसेबल हो गया, तो ये पैटर्न में आप लोगों को नजर आएंगे। तो फिर 2006 में डिसेबल के बारे में बात कर ली और सबका इंडिया पार्ट है, तो फिर हम लोग यहाँ पर ह्यूमन राइट को क्यों प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, ये सोचने वाला बात है। ह्यूमन राइट काउंसिल जो है वो इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है यहाँ पर, जहां पर सारी गवर्नमेंट आकर बात करती है यूएन के अंदर में और रेस्पॉन्सिबल है अपनी कंट्री के अंदर में ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने में। 47 जो यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर हैं वो इलेक्टेड यहाँ पर वो देखने को मिलेंगे आप लोगों इसके अंदर, विच इज इलेक्टेड यहाँ पर इसके टाइम टू टाइम इलेक्ट किया जाता है उनको अंदर, और इसी के अंदर यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू भी किया जाता है। जैसे अभी यहाँ पर श्रीलंका के अंदर ह्यूमन राइट का हनन हुआ, अभी यहाँ पर जो अफगानिस्तान के अंदर दिक्कतें चल रही हैं तो उसके चलते तो इनका ऑफिस ऑफ जो हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट आप लोगों को देखने को मिलता है, ये भी काम करता हुआ नजर आता है। इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा जो इसके लिए काम करते हैं। तो प्रॉपर में कई सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलती है जिनके ऊपर काम किया जा सकता है अच्छे से। तो ये कई सारे इश्यू हैं जो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने सारी चीजें आप लोगों को बता दी। अब आप लोग कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ह्यूमन राइट क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन है, इंडिया के अंदर क्या क्या है और यहाँ पर क्या क्या है, ठीक है। आप लोग ये कुछ बातें हैं जो आप लोग समझिएगा और कंफ्यूजन मत रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल बेसिकली बात कर रहे हैं ये आप लोगों को यहाँ पर बता के जाएगा, एक सेकेंड, ये आप लोगों को बता के जाएगा किसके बारे में, ये नॉर्मली बात कर रहा है दो चीजों के बारे में, एक तो है साइंस और एक है स्यूडो साइंस। साइंस और स्यूडो साइंस में क्या डिफरेंस है अगर मैं आप लोगों से पूछूं, देखिए साइंस का एक प्रोसीजर होता है, पहले चीजों को चेक करेंगे, उसके बाद में उसके ऊपर स्टडी करेंगे, स्टडी करने के बाद में एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करने के बाद में फिर से स्टडी करेंगे, फिर से एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर कोई दवाई बनानी है प्रॉपर में तो उसको पूरा एक पैटर्न फॉलो किया जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर विलिंगनेस टू चेंज विद एविडेंस, यानी कि जैसे जैसे कोई सबूत मिलेंगे उसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर चेक किया जाएगा, चीजों को अकाउंट किया जाएगा, ओल्ड डिस्कवरीज क्या क्या इन्वाइट किया गया, क्रिटिसिज्म को इन्वाइट किया है, कुछ ने बोला कि ये सही नहीं गलत है तो उसको देखते हैं, वेरीफाई करते हैं रिजल्ट को, ठीक है। लिमिट्स रहती है क्लेम की, यूजफुलनेस क्या है इसके, यहाँ पर एक्यूरेट मेजरमेंट रहता है। पर लेकिन यहाँ पर क्या होता है सूडो साइंस में, जिसने बोल दिया कि नाक में नींबू डालने से कोरोना वायरस खत्म, बॉडी पर गाय का गोबर लगाने से कोरोना वायरस खत्म, ये फालतू की चीजें होती हैं, इधर उधर से बातें चलती रहती है, ना तो क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करते हैं, किसी ने बोल दिया तुम गलत हो तो उसको मारने के लिए काटने के लिए आ जाते हैं, ठीक है। कोई रिजल्ट यहाँ पर चेक नहीं करते हैं, तो फालतू की चीजें करते हैं, इधर से उधर से सुनी सुनाई बातें करते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया उसने बोल दी, दो बातें आगे चेंज होगी, फिर तीसरे ने कुछ बोल दी। तो सूडो साइंस का मतलब होता है कि अपना ही एक माइंड का इधर उधर से सुनाकर एक वैज्ञानिक बन जाना इंसान के द्वारा, तो ये गलत है। अगर बात करें मैं आप लोगों को इसके बारे में बात करूं तो दुनिया भर के केस अभी सामने निकल कर आए, जिसको बार बार बोला गया कि इन सब चीजों के बारे में हम लोग को बातें करनी चाहिए और डिस्टेंस बनाकर रखनी चाहिए, अगर कोई कल को कोई ऐसी कोई हरकत देखने को मिलती है तो इसके बारे में कई बार यहाँ पर ये बातें की गई, तो इनको हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये जरूरी है, अगर इनको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो इसमें अभी अगर आप लोग समझिए, यहाँ पर हमारी कंट्री में ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो याद रख सकते हैं आप लोग। अभी फिलहाल जो है ओरिजिनली अगर बात करें हमारी कंट्री में एक साइंस कांग्रेस होती है, ठीक है, तो जिसको इंडियन साइंस कांग्रेस हम लोग बोलते हैं, ये 108वां संस्करण इसका होना था, ये अभी होगा आगे क्योंकि कोविड-19 के चलते चीजें नहीं हो पाई। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट, ये थीम है इसकी अब की बार की, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर होने वाला था यहाँ पर बेसिकली, पर लेकिन पोस्टपोन कर दिया किसी रीजन की वजह से। तो यहाँ पर जो सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है पुणे के अंदर, वहां पे ये होना था, अभी यहाँ पर 2022 में बोला जा रहा है कि जनवरी में स्टार्टिंग में अभी देखने को मिलेगा, तो देखते हैं ये यहाँ पर हो पाता है नहीं हो पाता है। तो इसके बारे में यह है कि हमारी कंट्री में एक साइंटिफिक टेम्पर लोगों को जनरेट करना चाहिए, हम लोग को उसके बेस पर चीजों को लेकर चलना चाहिए, तो ये सारी चीजें आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगी। 107वां जो इंटरनेशनल साइंस कांग्रेस का जो बेंगलुरु के अंदर में हुआ था, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा उसको इनोग्रेट किया गया, और यहाँ पर एक तरीके से उसको इनोग्रेट किया गया और बोला कि इनोवेट करना है पेटेंट प्रोसीजर, इसी के साथ में प्रोस्पर, यानी कि हमारी कंट्री में रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर हम लोग को फोकस करना चाहिए। तो 107वां जो इंडियन साइंस कांग्रेस का ये बेंगलुरु के अंदर देखने को मिला, वहां पर थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट थीम, और अब की बार क्या है, अब की बार जो थीम दी गई इनके द्वारा दी गई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा, जो कि क्वेश्चन भी आप लोगों से कई बार बन जाते हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर अगर बात करूं इसकी हिस्ट्री के बारे में, इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन जो एक प्रीमियर साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिलेगा। 1914 में कोलकाता के अंदर यहाँ पर ये चीजें एनुअली स्टार्ट की गई थी, जनवरी के फर्स्ट वीक में लगभग 30,000 के करीब साइंटिस्ट जो है वो मेंबरशिप के साथ में इसके साथ में कनेक्ट है, ठीक है। ये 1914 में बनाई गई थी, हेडक्वार्टर कोलकाता में है। जेएल जिनका नाम है यहाँ पर सिमोनसेन, ठीक है, इसी के साथ में मैक मोहन, ठीक है, तो इनके द्वारा मिलकर इसको फाउंड किया गया था। पहली मीटिंग 1914 में एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता रिसर्च इंडिया के अंदर जो हेडक्वार्टर देखने को मिला, और सीएनआर राव भी इसके साथ में एक नेड़ी थे जिनको चीफ गेस्ट यहाँ पर बुलाया गया था, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि भारत रत्न भी इनको मिल चुका है, जो काफी एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। तो ये बेसिकली मुद्दा ये है कि आज के में सोसाइटी को हम लोग को उस तरीके से इंपावर करना है कि चीजें हम लोग उनको समझा सके कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर वो चीजें ही वो नहीं समझ पाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, तो उसके चलते आप लोगों को ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट मुद्दा है, अगर ये चीजें आप लोग समझ पाते हो तो कई सारी चीजें आप लोग चीजें अच्छे से समझ पाओगे, इससे आप लोग चीजों को एक तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओगे, तो अच्छे से चीजों को लिख भी पाओगे। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अगर कल को कुछ आ जाए लिखने के लिए तो आप लोग चीजें कैसे लेकर चलोगे, तो अगर वही नहीं आप लोग समझ पा रहे हो तो फिर दिक्कतें देखने को मिल जाती है। तो इसलिए मैंने आप लोग को यहाँ पर ये बताया, जिसके बारे में आप लोग को समझना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, आई होप कि आप लोग के माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी। एक और छोटा सा आर्टिकल है, चलते चलते बता देता हूं इसके बारे में, क्वेश्चन बन जाए तो आप लोग कम से कम छोड़ो ना क्वेश्चन को। तो इसको इस तरीके से बता दूंगा ताकि इसके अंदर प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, तो उस तरीके से इसको मैं कवर कर लेता हूं थोड़ा सा, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर मुद्दे के बारे में बात की जा रही है जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। पहले आप लोग सीएसआर के बारे में पढ़िए। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मतलब हमारी कंट्री में जो कॉर्पोरेट है, इनके जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनीज है, उनकी एक सोसाइटी के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोसाइटी में अगर वो जैसे मान लीजिए कल को चलकर आप लोगों ने फैक्ट्री लगाई, वहां पर आप लोगों ने फैक्ट्री में से गंदा सामान निकाला, उसमें से वो आप लोग पानी बर्बाद करेंगे, वहां से पोल्यूशन निकलेगा, एयर बर्बाद करेंगे, लोकल के एरिया के रिसोर्सेज आप लोग यूज कर रहे हो तो वहां पर उनके रिसोर्सेज भी खत्म करोगे, तो अब आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि आप लोग पे बैक करें सोसाइटी में, ठीक है। जैसे नहीं देश ने आप लोग आइडेंटिटी दी, देश ने आप लोगों को नेशनलिटी दी, देश ने फंडामेंटल राइट दिए, डीपीएसपी आप लोगों के लिए, तो आप लोगों की भी ड्यूटी बनती है ना, फंडामेंटल ड्यूटी कि आप लोग कुछ ड्यूटी भी पे करें एक तरीके से सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए। तो उसी तरीके से एक कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक ड्यूटी की तरीके से यहाँ पर कंपनी की कि वो इसको फॉलो करे। इसके बारे में लिखा हुआ कहां पर है, ये ओरिजिन इंडिया में इसका देखने को मिलेगा, एक तो इंपॉर्टेंट बात ये है। और जब कंपनी एक्ट के अंदर आप लोग जाओगे, कंपनी एक्ट है हमारे देश में जो है 2013 का, ठीक है।
तो उसके अंदर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। उसका सेक्शन 135 है यहाँ पर, जिसके अंदर इसके बारे में मेंशन किया गया कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर बात करें किस कंट्री पर्टिकुलर मिनिस्ट्री यहाँ पर इन चीजों को देखेगी, तो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। इसमें बोला क्या जाता है, कंडीशन क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बोलता है कि एटलीस्ट 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट इन जो ड्यूरिंग अगर बात करें लास्ट 3 साल, यानी कि लास्ट 3 साल में जो भी आप लोगों ने पूरा प्रॉफिट कमाया है उसका 2% कम से कम आप लोगों को सीएसआर में देना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूं ना, अगर आप लोग जो भी कमा रहे हैं उसका लगभग 5% जो है आप लोग किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो उसी तरीके से यहां पर आप लोग याद रखें 2% सीएसआर में देना चाहिए। वो किस में हो सकता है, क्या क्या चीजें हो सकती है जहां पर दे सकते हैं, आप लोग गरीबी को मिटाने में दे सकते हैं, ठीक है, एजुकेशन को प्रमोट करने में दे सकते हैं, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में दे सकते हैं, इसी के साथ में अपने कल्चर जो हेरिटेज साइट है उनको प्रोटेक्ट करने में दे सकते हैं, भूखमरी की जो चीजें हैं उसको मिटाने में आप लोग दे सकते हैं, मेल न्यूट्रिशन का कोई शिकार है उसको ठीक करने में आप लोग दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें, तो इससे कई सारे ऐसे परिवार है जिनको फायदा होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ पर, जो एक तरीके से चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। पर होता क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का जो पैसा है कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीजों में जाता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। यानी कि गवर्नमेंट जो है अगर प्रेजेंट टाइम पे कोई या फिर आगे पीछे जो भी गवर्नमेंट रहती है वो क्या करती है, उसको अपने लिए यहां पर यूज करने की कोशिश करती है ताकि उनका वोट बैंक वहां पर उस एरिया में बढ़ सके। तो ये दिक्कतें देखने को मिलेगी। जो एनजीओ रहती है काम करती है उसके ऊपर भी कई सारी ऐसी प्रतिबंध आप लोगों ने देखा होगा लगा दी जाते हैं कि ऐसे काम करो वैसे काम करो, तो ये कई बड़ी दिक्कतें यहां पर इश्यू देखने को मिलते हैं। तो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया, ये कॉन्सेप्ट आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो इन्वायरमेंट के लिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए, वर्क प्लेस के लिए ये सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। पर रियलिटी में इसको गलत तरीके से मिसयूज किया जाता है यहाँ पर, तो वो इश्यू यहाँ पर निकल कर आता है। तो मुझे लगा कि कम से कम ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दूं, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं और आगे भी क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से बन सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा ये मैंने सर देखा आप लोगों को सारे आर्टिकल जो थे ना, जो इंपोर्टेंट जो भी आप लोगों का एक एक आर्टिकल मैंने डिटेल में आप लोगों को यहाँ पर कवर करा दिया। कोई भी आर्टिकल आप लोगों का बचा नहीं जिसके बारे में जो सही पॉइंट है वो आप लोगों के छूटे हुए यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। तो एडिटोरियल पूरा हम लोगों ने एक एक कर यहाँ पर कवर किया। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर मैं आप लोगों को बताऊंगा जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले हमारे देश में अभी कोविड-19 की बातें करें तो यहाँ पर बोला गया मोर देन 40 लाख जो एडोलेसेंट है यहाँ पर 15 से लेकर 17 साल के बीच के, उनको फर्स्ट डोज दिया गया कोविड-19 का। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आगे चल के देखते हैं यहाँ पर सेकंड डोज जो है वो 28 डेज के बाद में लगेगा, तो इसको जरूर लगवा लेना। पहली इंपॉर्टेंट बात ये है। तो हेल्थ का इशू आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में आप लोग मोटा मोटा आइडिया रख सकते हैं। आगे चलते हैं यहाँ पर, ये मैंने अभी आप लोगों को बताया थी यहाँ पर जो बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पर, इसके बारे में आप लोग यार थोड़ा सा आइडिया जरूर रखिएगा जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है। पेंगोंग सो लेक जो है यहाँ पर, ये लद्दाख वाले रीजन में, हिमालयन वाले रीजन में आप लोगों को देखने को मिल जाती है यहाँ पर। ठीक है, पेंगोंग सो लेक जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, कई बार आप लोगों से पूछा जाता है ब्लैकिश वाटर लेक जो फ्रीज रहती है विंटर टाइम पर यहाँ पर, ये तो ये आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो सारी बातें इसके बारे में मैंने बता दी। अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, ओमिक्रॉन का वेरिएंट यहाँ पर 81% पॉजिटिव सैंपल के साथ में आप लोगों के सामने निकल कर आ रहा है। तो ये बातें यहाँ पर इसके अंदर बोली गई है। तो यानी कि जो भी सैंपल निकल के आ रहा है तो ओमिक्रॉन वेरिएंट है 81% लोगों के अंदर में। तो ये खतरनाक मुद्दा है, तो इसके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। आने वाले टाइम में ये थर्ड वेव का रीजन अभी हमारे देश में बन सकता है अगर हम लोगों ने लापरवाही बरती। बाकी यहाँ पर 3 दोस्त हैं आपस में लड़ गए, एक दूसरे को टोंट कसना एक दूसरे के लिए, कई बार कई सारी ऐसी बातें बोलते हैं किसी को बुरा लग जाए तो फिर झड़प हो जाती है और फिर उसके चलते आप लोगों को देखने को मिलेगा कई बार गोलियां चल जाती हैं। तो इसलिए कभी भी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, किसी के साथ में ताने वाने न मारे, किसी के ऊपर कोई मोटा है कोई पतला है कोई बारह है, कोई किसी के माँ बाप के ऊपर। अभी ऐसा ही था हमारी कंट्री में, अभी आर्मी में था एक पर्सन, उसकी वाइफ को लेकर बार बार चिढ़ाया जाता था, उसको उल्टी सीधी गालियां दी जाती थी, उसको गुस्सा आ गया, सोते सोते अपने सारे दोस्तों पर गोली चला दी। ठीक है, कईयों की जान चली गई वहां पर। तो यार ये चीजें ना कई बार एक अलग, किसी की रैंकिंग इतने लार्ज स्केल पर कर देना, तो ये सब चीजों से थोड़ा बचो वरना दिक्कतें देखने को मिल जाती है कई बार। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर अभी बात की जा रही है दिल्ली असेंबली के अंदर एक अच्छा काम किया रहा है, यहाँ पर दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी बिल लेकर आ जा रहा है जिससे टीचर्स जो है उनकी क्वालिटी को इंप्रूव किया जाएगा और इसके चलते चीजों को आगे लेकर चला जाएगा। लेकिन एजुकेशन में इंप्रूवमेंट करने के लिए एक और नया कदम दिल्ली गवर्नमेंट का, तो अप्रिशिएट करने लायक है यहाँ पर। अगर बात करें तो हाई कोर्ट के द्वारा बोला गया फेसबुक व्हाट्सएप को मोर टाइम यहाँ पर देना चाहिए। हाई कोर्ट के मोर टाइम इनको दे दिया कि रिप्लाई करने के लिए। अभी कई सारी चीजें देखने को मिली, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इनके ऊपर आरोप लगाए गए थे जिसकी वजह से यहाँ पर ये प्राइवेसी के इश्यू को लेकर भी कई सारी बातें थी कि उसको कैसे लेकर चलना है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो कि टाइम टू टाइम आती रहती है न्यूज में। कोई एक सही सा सटीक टॉपिक बनेगा तो फिर एडिटोरियल में आ जाएंगे, फिर अच्छे से हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर बात कीजिए एक तरीके से, अभी हमारी कंट्री के जो वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू जी, उनके द्वारा साफ साफ बोला गया कि डोंट इंडल्ज इन हेट स्पीच। ठीक है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था अभी यहाँ पर लॉ कमीशन के बारे में, किस लॉ कमीशन के द्वारा हेट स्पीच की डेफिनेशन दी गई है, बताइए जरा, देखता हूं आप लोगों को याद है। 3-4 बार आप लोगों को पढ़ा दिया, कल फिर इसके बारे में बता दूंगा जो ये रिपोर्ट थी इसके बारे में। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो हेट स्पीच के
बारे में कई सारी मैंने अभी आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस किया है। और यहाँ पर हेट स्पीच हो गया, मॉब लिंचिंग हो गई, ठीक है। तो मॉब लिंचिंग का मतलब क्या था? कई सारे लोग इकट्ठे करके किसी इंसान की जान लेना, उसको मॉब लिंचिंग बोलते हैं कि धर्म के नाम पर, कास्ट के नाम पर, रिलीजन के नाम पर। तो इंसान का जो आर्टिकल 21 है ना, राइट टू लाइफ वाला, मॉब लिंचिंग की वजह से वो हर्ट हो जाता है। और इसी के साथ में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जो मैंने अभी आप लोगों को पूरा चैप्टर पढ़ाया, वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये कई सारी चीजें हैं, तो इनको रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है कई सारे यहाँ पर कि इंसान के राइट का हनन नहीं होना चाहिए, मोबोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, नहीं भीड़ मिलकर एक जगह इकट्ठा करके लोगों को मार दे। कई सारे राज्य गवर्नमेंट जैसे मणिपुर हो गया, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, इनके द्वारा मॉब लिंचिंग के ऊपर कानून भी अभी बनाए गए यहाँ पर। और इसी के साथ में झारखंड असेंबली ने भी मॉब लिंचिंग के ऊपर काम किया है। तो हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग के बारे में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसरो के मिशन के बारे में बात की जाए 2022 में इसरो के क्या क्या मिशन रहेंगे, तो इसके बारे में बात की जाए तो सारे मिशन की पूरी लिस्ट मैंने डाल दी है। तो 2022 में यहाँ पर गगनयान जो है काफी न्यूज में है। आदित्य जो सूरज के लिए मिशन है ये भी याद रखेगा। चंद्रयान तीसरे के बारे में बात की जा रही है और इसी के साथ में यहाँ पर गगनयान दूसरे के बारे में बात की जा रही है। इसी के साथ में और भी कई सारे प्रोजेक्ट है यहाँ पर, ये पूरी लिस्ट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है, ठीक है। तो इसको पेस्ट कर दूंगा मैं वहां पर, देख लीजिएगा ऐसे भी पीडिया वाले उसमें ग्रुप के अंदर में, ताकि आप लोग इसको देखते रहे। इसके बारे में दे रखा है, डिटेल भी दे रखी है किस किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोलना कि आदित्य के बारे में, तो आदित्य L1 जो है यहाँ पर बेसिकली ये सूरज के बारे में चीजों को चेक करेगा। सूरज के लिए पहला मिशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। जैसे गगनयान के बारे में बात करें तो अभी लॉन्च किया जाना है हमारे देश में, कौन कौन सा व्हीकल यूज किया जा रहा है उसके लिए, वो भी सारी चीजें मेंशन है यहाँ पर। तो बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने सारी प्रोवाइड करा दी है, ताकि अगर आप लोग इसको देखो तो आप लोग थोड़ा सा उसको मैच कर पाओ, ठीक है। बेसिक पर्पज ये था कि ताकि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी रहे, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को इसको लेकर न मिले। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर जो बात की जा रही है, जो हमने बात की थी आप लोगों से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, तो 10% रिजर्वेशन के बारे में बात की है। तो जल्दी ये रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जिसमें यहाँ पर बोला गया था कि कैसे इसको लेकर चलना है। तो याद रखिएगा, मैंने कल भी बताया था और इसके ऊपर एडिटोरियल भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो डेली टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, उसी आर्टिकल को रिपीटेडली अगर आप लोग बेसिकली सुनते रहो या फिर पढ़ते रहो। एक बार चीजें याद रखना कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के अंदर यहाँ पर चेंज किया गया था, और हमारी कंट्री में ये 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था। याद रखिएगा 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 2019 में, जिसके चलते इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन हम लोगों ने प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। और ये भी 8 लाख का क्राइटेरिया रखा गया था। इंदिरा साहनी केस का नाम आप लोग याद रखेगा, उसने बोला था 50% से ऊपर रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। पर यहाँ पर क्या किया गया, अभी उससे अलग हटकर 10% रिजर्वेशन और यहाँ पर दे दिया। तो ये बोला गया कि उसने अलग तरीके से जो बातें बोली थी, यहाँ पर अलग तरीके की चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी इंदिरा साहनी के बेस पे और बोला जाए, ठीक है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ने ये ब्रीच की है लिमिट, ये बोलते हैं। हालांकि इंदिरा साहनी का केस कब था आप लोगों को पता है? 1992 में केस आया था हमारी कंट्री में, जजमेंट जो आया था, जिसने 50% का कैप लगाया था, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर बोलेगी। तो कई सारे लोगों के बारे में बोला गया कि कुछ लोग ऐसे बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, कुछ ऐसे बहुत कम कमा रहे हैं, कुछ के लिए 8 लाख कुछ भी नहीं, कुछ के लिए 8 लाख बहुत ज्यादा है। तो कैसे मानोगे आप लोग? तो वो बातें हैं, ठीक है। चार्जशीट फाइल कर दी गई लखीमपुर जो खीरी वाला केस है उसके बारे में बात की जा रही है। तो देखते हैं चीजों को आगे कैसे लेकर चला जाएगा। तो वही सारे मुद्दे हैं। अभी यहाँ पर एक नेता के बेटे के द्वारा वो गाड़ी चढ़ा दी गई थी, वो सब चीजें। आज का सुडोकू पोस्ट कर दूंगा, इसको जरूर अटेम्प्ट करा करो, आप लोगों का माइंड जो है स्टेबल होगा। और जो खासकर जो सीसेट वाले पेपर में तो बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचेगा अगर इसको अटेम्प्ट करते हैं तो, ठीक है। सूडान के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। बेसिकली सूडान अगर देखोगे तो यहाँ पर अफ्रीका के अंदर कंट्री है सूडान और साउथ सूडान आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो 2011 में दोनों कंट्री अलग हो गई थी। हम लोग सूडान के बारे में बात करें तो सूडान के अभी रिसेंटली यहाँ पर जो लीडर है, ठीक है, तो जो पीएम है उनके द्वारा रिजाइन कर दिया गया। तो पॉलिटिक्स है पर हाँ थोड़ा सा याद रख सकते हैं इनके बारे में, ठीक है। तो अब्दुल्ला हमदोक, ठीक है, तो इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर अभी बात की जा रही है किसके बारे में, अभी आप लोगों को पता होगा कुछ दिनों के पहले लगभग 1 साल हो गया लगभग। तो यहाँ पर जनरल थे जो ईरान के, ठीक है, जिनका नाम था कासमी, ठीक है। तो कासमी सुलेमानी, उनकी जो बेसिकली डेथ हो गई थी यूएसए की स्ट्राइक में। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो जो प्रेसिडेंट जो राइसी है फिलहाल डिमांड करें ट्रंप को कि यहाँ पर एक तरीके से जो एक प्रोसिक्यूट किया गया था, यहाँ पर किल किया गया था हमारे जनरल को, तो गलत था एक तरीके से। तो उसके बारे में कुछ बातें चल रही हैं, तो आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, बस नाम याद रख लीजिएगा, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसी के साथ में वर्ल्ड पावर जो है यहाँ पर वो बेसिकली न्यूक्लियर जो वेपन है उनको स्प्रेड करने से रोकने की बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर न्यूक्लियर वेपन के बारे में बात करेंगे तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फ्रांस, चाइना, रशिया, साउथ कोरिया, इंडिया, कनाडा, यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम और जापान। तो टोटल ये कंट्री है आप लोगों के साथ में जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो ये इसके बारे में याद रख सकते हैं आप लोग। सबसे ज्यादा यूएसए के पास में यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। मोटे मोटे तौर पर आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर फिलहाल जो है मोस्ट न्यूक्लियर वेपन जो इनके पास में देखने को मिलेगा, ये मोस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, ये तो न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया यार, एक मिनट कौन सा न्यूज आ गई, ये वाली ये इसीलिए, ठीक है। तो टोटल मिलाकर आप लोगों को ये कंट्री देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन आप लोगों को देखने को मिलेगा ग्लोबल लेवल पर। तो इसको रोकने की कोशिश की जा रही है कि आगे चीजें न बढ़े, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा रशिया के पास में, फिर यूएसए के पास में, यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं पाकिस्तान के पास में भी इंडिया से ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है।
तो ये टोटल कंट्री है 9 जिनके पास में ये चीजें हैं, ठीक है। चलिए एक टॉपिक और कवर हो गया आप लोगों का, न्यूक्लियर रिएक्टर कहां पर कितने हैं, ये इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, जिससे एनर्जी हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गई, मैंने तो सोचा है न्यूक्लियर वेपन के बारे में। चलिए कोई नहीं, आगे बात करें। यहाँ पर अभी हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट जो है वो यहाँ पर 37.3 बिलियन का आप लोगों को देखने को मिला, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये काफी अच्छी लेवल पर चीजें बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट अगर बढ़ रहा है तो हमारी कंट्री में इकोनॉमी जो है अच्छे लेवल पर बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये गोयल साहब के द्वारा बोला गया। अगर इकोनॉमी में कोई बड़ा चेंज होता है तो उसके ऊपर एडिटोरियल आते हैं, तो वहां पर चीजें अच्छे से कवर हो जाती हैं, ठीक है। जॉबलेस रेट के बारे में बात की जा रही है, हमारी कंट्री में 7.9 है, एक तरीके से लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। आगे बात करते हैं यहाँ पर यूएन इंडिया का जो है ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो अभी इजराइल के साथ में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, बात चल रही है, और यूएई के साथ में भी हम लोग अभी जल्दी पहुंच रहे हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है कि किसी भी मुद्दे पर हम लोग आराम से बातें कर सकें और एक दूसरे के ऊपर टैक्स ज्यादा न लगाएं, ठीक है। इंडिया जो है वो चाहता है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO, उसके अंदर जो कोविड-19 के पैकेज के बारे में बात की जाए, खासकर जो पेटेंट है यहाँ पर दवाइयों के जो लिए पेटेंट है यहाँ पर, उसको भी यहाँ पर वेव किया जाए, यानी कि पेटेंट न लगे, वरना लोग जो है वो चीजों को ढंग से हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो ये बातें बोली गई है। आप लोग की क्या रहे, पेटेंट लगना चाहिए या फिर नहीं लगना चाहिए? पेटेंट लगने से दवाई जो है वो काफी महंगी हो जाती है, और पेटेंट नहीं लगेगा तो वो जेनेरिक दवाई में कन्वर्ट हो जाएगी। आगे बात करें, आरबीआई के द्वारा अप्रूव कर दिया गया स्मॉल पेमेंट ई पेमेंट सिस्टम, तो रूरल वाले एरिया में लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा इस ई पेमेंट सिस्टम से, जहां पर लोग जो है अच्छे से ऑफलाइन ई पेमेंट यहां पर कर पाएंगे। तो ये अभी यहां पर फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा, तो फ्रेमवर्क यहां पर देखने को मिलेगा आरबीआई के द्वारा, तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। लिमिट रखी गई है 2000 से पर ट्रांजेक्शन की बेस पर, ठीक है, 2000 से नीचे तक की, ठीक है। तो इमीडिएटली इफेक्ट में आ रहा है, तो आरबीआई सारी ये चीजें अलाउ करता है। तो इकोनॉमी का सेक्शन भी देख लिया, वर्ल्ड सेक्शन भी देख लिया, पूरे न्यूज़पेपर में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे वो मैंने कवर आप लोगों की करा दिए, और इसरो के मिशन वगैरह वो सब याद रखिएगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन मैंने कल आप लोगों से पूछा था, एक तो यहाँ पर पूछा था लिथियम ट्रायंगल के बारे में, तो लिथियम ट्रायंगल जो था आप लोग यहाँ पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा बोलिविया, चिली और इसी के साथ में अर्जेंटीना। इसमें लगभग 70% के करीब लिथियम आप लोगों को वर्ल्ड का देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसी के साथ में बात की थी यहाँ पर ईस्टर आइलैंड के बारे में, तो ये आप लोग कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, तो पैसिफिक ओशन में यहाँ पर ईस्टर जो आइलैंड है, इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। जो क्वेश्चन आज पूछे उनके आंसर आप लोगों को कल दे दूंगा, तब तक अपना ध्यान रखिए, और टेलीग्राम पर सारी पीडीएफ मिल जाती है, और फीडबैक देकर जरूर जाया करो, लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। अपने दिन कैसा रहा उसका भी फीडबैक आप लोग दिया करो शाम को। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।